नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मालवी एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। देखिए, अभी तक की क्लास में हम क्या देख रहे थे, लगातार जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो हमने देखा। उसके बाद हम लगातार जितने भी प्रश्न संभावित बन सकते थे हमने वो देखा, चाहे वो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स की बात हो या कंटेम्प्रेरी इंडियन पॉलिटिक्स की हो। आपके लगातार क्वेरी आ रहे थे कि सर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिस पर एक वीडियो बना दीजिए जिससे कि ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है या ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। हमने भी लगातार जो अभी तक जितने फेज में एग्जाम हुए हैं पॉलिटिकल डोमेन के, तो मैंने देखा कि कुछ टॉपिक्स है जहां से कि क्वेश्चन लगातार रिपीट हो रहे हैं। और मुझे लगा कि हाँ भाई, आप जैसे बच्चों को इन टॉपिक्स की ज़रूरत है। जो बच्चे पढ़ लिए हैं वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो बच्चे नहीं पढ़े हैं, जिन्होंने हमारे क्लास नहीं लिया है, उनको मैं शॉर्ट में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेके आया हूँ जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताया था कि भाई MCQ ठीक है, लेकिन यदि आपको कोई भी टॉपिक्स में कोई दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। बहुत सारे बच्चे ने कमेंट में बॉक्स में बताया, तो मैंने देखा कि मेजॉरिटी किस टॉपिक को लेकर के है। जैसे हमने देखा पॉपुलर मूवमेंट से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बच्चे ने भी डायरेक्ट उसे बताया कि सर इस पर बताए वीडियो बनाइए, मैंने उसे कवर किया है। हमने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को कवर किया है कि भाई जैसे कि आपके यूरोपीय यूनियन हो गए, आपके आसियान हो गए, यानी कि अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर को हमने उठाया। इसके बाद हमने जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स के, वो है यूरोपीय यूनियन। ठीक है, तो यूरोपीय यूनियन को हमने कवर किया। तो इन 3-4 टॉपिक्स को हमने एक वीडियो में कवर करने का प्रयास किया है, और किस टाइप से यहाँ क्वेश्चन बनते हुए दिखते हैं वो भी बताऊंगा, और इन तीनों टॉपिक्स को हम थोड़ा डिटेल से जानेंगे। तो चलते हैं, क्लास स्टार्ट करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि आपको जानना चाहिए। हम लगातार MCQ करवाते जा रहे थे, लेकिन लगा ना भाई हमारे बच्चों को MCQ में कुछ बच्चों को कंसेप्ट पूरा क्लियर नहीं हो पा रहा था और पूरा कंटेंट हम दे भी नहीं पा रहे थे। इसलिए हमने कुछ वीडियोज़ को एक साथ मर्ज करके ये वीडियो लाया है कि भाई आप देखो, समझो और इन टॉपिक्स को ध्यान से देख लो कि हाँ भाई इनसे क्वेश्चन बनने की संभावनाएँ काफ़ी प्रबल है। ठीक है, जो बच्चे तो एक्टिव होंगे वो देख रहे होंगे भाई क्वेश्चन का लेवल क्या है, किस टॉपिक को ज़्यादा एग्जामिनर कवर कर रहा है, जहाँ ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसलिए हमने इसको कवर किया है। आते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हम टॉपिक जो रखेंगे इसमें वो है राइज ऑफ पॉपुलर मूवमेंट। मैंने पिछले क्लास में आपके मूवमेंट्स के बारे में क्वेश्चन लगाए थे, और लगभग हम देख रहे थे अधिकांश बच्चे को कंफ्यूज हो रहा था कि भाई कौन सा मूवमेंट किस वर्ष हुआ था। तो यहाँ पर आपको डेट्स तो याद रखने ही है कि कौन सा मूवमेंट किस ईयर को हुआ था, लेकिन साथ साथ आपको कंसेप्ट भी क्लियर रखने हैं कि यह मूवमेंट किस लिए किया गया था, इसका लीडरशिप किसने दिया और इसके इफेक्ट क्या पड़े, इसके परिणाम क्या है। हर एक चीज़ को हमें जानना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियोज़ को। क्या है पहला, चिपको मूवमेंट। हम ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे, हमने क्वेश्चन देखा है, लगभग 4-5 फेज में एग्जाम हो चुके हैं और हमने देख लिया कि हाँ भाई इस टाइप से क्वेश्चन आ रहे हैं लगातार। तो हम उसी को अकॉर्डिंग चलेंगे कि हाँ भाई ये क्वेश्चन आ रहा है तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग प्रिपरेशन करेंगे। तो हम लोग ज़्यादा डिटेल्स नहीं, इधर उधर की बातें नहीं, जो कि क्वेश्चन आ रहा है उसी टू द पॉइंट बात करेंगे। पहला है आपका चिपको मूवमेंट, यानी कि जन आंदोलन क्या हुआ था नेशनल मास मूवमेंट में। हम बात करते हैं चिपको आंदोलन की। चिपको आंदोलन क्या था, कब हुआ था, इसके इफेक्ट क्या हुए थे, ज़्यादा यही पढ़ना है, ज़्यादा बात नहीं करेंगे। क्या हुआ था 1973, डेट इंपॉर्टेंट है, कब हुआ था 1973 में, जब कहाँ हुआ था, ध्यान रखिएगा 1973 में हुआ था। उस समय उत्तर प्रदेश का भाग हुआ करता था, लेकिन वह अब अलग होकर के 2000 में उत्तराखंड नया राज्य बन चुका है। जब एग्जामिनर आपसे इस टाइप से क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताओ चिपको आंदोलन किस राज्य में हुआ था, तो देखिएगा यदि वहाँ पे उत्तराखंड ऑप्शन दे दिया तो आपको उत्तराखंड लगाने हैं, लेकिन यदि उत्तराखंड ऑप्शन नहीं है तो आपको उत्तर प्रदेश लगाना है, क्योंकि उस समय उत्तर प्रदेश का पार्ट हुआ करता था, लेकिन 2000 के बाद उत्तराखंड नया राज्य बनता है। इसलिए ध्यान रखिएगा, एग्जामिनर यदि उत्तराखंड ऑप्शन में देता है तो वो जानना चाह रहा है कि भाई उत्तराखंड ही। ठीक है, तो चीज़ ध्यान रखिएगा। 1973 में हुआ था, कहाँ, उत्तराखंड के लोगों ने पेड़ों को अपनी बाहों में घेर लिया था। चिपको से कंसेप्ट समझ में आ गया कि चिपक जाना पेड़ से। तो क्या किए थे, एक पेड़ था अंगू का पेड़। अंगू का पेड़ क्या था, वहाँ के वन विभाग ने कहा कि भाई जो स्थानीय लोग हैं वह इस पेड़ को नहीं काटे। क्यों नहीं काटे, क्योंकि यह प्रकृति के लिए गड़बड़ हो सकता है। तो लोगों ने मान लिया कि हाँ ठीक है आप कह रहे हो तो अच्छा ही बात कह रहे होगे, हम नहीं काटेंगे। लेकिन क्या देखा गया कि कुछ दिन बाद उन्हीं पेड़ को काटने के लिए गवर्नमेंट द्वारा एक स्पोर्ट्स की कंपनियां होती है जो स्पोर्ट्स सामग्री बनाती है, इक्विपमेंट बनाती है, उनको ठेका दे दिया जाता है पेड़ को काटने के लिए कि हाँ भाई आप पेड़ काट सकते हो। इसको लेकर के जो स्थानीय लोग हैं उनमें एक आंदोलन हुआ कि अरे भाई
हमें जब बात करी काटने के लिए तो वो मना कर दे रहे हो कि नहीं काटना चाहिए, और आप स्थानीय कंपनियों को दे रहे हो काटने के लिए, इसको लेकर के विद्रोह हुआ होता है और छिड़ जाता है। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं चिपको मूवमेंट। इस मूवमेंट को चिपको मूवमेंट के नाम से जाना गया, 1973 में घटित हुआ। और इसमें कौन सा पेड़ था? तो अंगू का पेड़, ग्रेप्स नहीं, अंगू का ट्री कहते हैं। ये खेल सामग्री निर्माण कंपनी को दिया गया है। इसमें महिलाओं ने सक्रिय भूमिका निभाया और इसको लीडरशिप कौन कर रहे थे? तो सुंदरलाल बहुगुणा। पेन का कलर तो चेंज कर लेते हैं। तो इसको लीड कौन कर रहे थे? सुंदरलाल बहुगुणा। ज़्यादा आपको पढ़ने की बात नहीं, उत्तराखंड में हुआ था, 1973 में हुआ था, पेड़ को काटने के विरोध में हुआ था, यानी नेचर से संबंधित था। और इसमें क्या हुआ था? इसको लीडरशिप कौन दे रहे थे? तो सुंदरलाल बहुगुणा। बस 4 पॉइंट को याद रखिएगा, ज़्यादा नहीं, डेट्स महत्वपूर्ण है, 1973। ठीक है, नेक्स्ट है आपका किसान मजदूर आंदोलन। किसान मजदूर आंदोलन क्या था? देखिए 1965 के बाद, 1966 के बाद क्या हुआ था? देश में एक अकाल टाइप का माहौल बन गया था। आपको पता है कि हमने लगातार 2 युद्ध लड़े थे, चाइना के साथ और पाकिस्तान के साथ। इसके बाद हमारी स्थिति तो ऐसे ही इकोनॉमी हमारा डामाडोल हो चुकी थी और रही सही कसर हमारे मानसून ने पूरा कर दिया। अब इसको लेकर के अब किसान, महंगाई बढ़ रही थी, किसान विद्रोह में आ गए थे। और जो हमारे समाज में क्या था? एक गरीब और अमीर का अंतर था। जमीन किसके पास होती थी? जमींदारों के पास। खेती कौन करते थे? मजदूर वर्ग करते थे। तो इसको लेकर के भी एक आंदोलन होते जिसको हम लोग बोलते हैं कृषक मजदूर आंदोलन। इसके बहुत सारे आंदोलन हुए हर एक राज्य में। महाराष्ट्र में हुआ शेतकारी आंदोलन, बिहार में, पश्चिम बंगाल में। लेकिन इसके एक महत्वपूर्ण आंदोलन हुए थे नक्सलवाड़ी। कौन सा आंदोलन हुए थे? नक्सलवाड़ी मूवमेंट के नाम से जाना जाता है। ये हुआ था 1969 में। कब हुआ था? 1969 में। एक देखने को मिलता है, ये क्या था? नक्सलवाड़ी। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? नक्सलवाड़ी मूवमेंट। नक्सलवाड़ी मूवमेंट ये कहाँ था? पश्चिम बंगाल में हुआ था, पश्चिम बंगाल में। और इसको लीडरशिप कौन कर रहे थे? तो ध्यान रखिएगा, चारू मजूमदार। कौन दे रहे थे इसको लीडरशिप? कौन कर रहे थे? चारू मजूमदार। चारू मजूमदार इसके लीडर थे। और इन्होंने इस आंदोलन नक्सलवाड़ी, इसको हम लोग जानते हैं किस आंदोलन से? तो नक्सलवाड़ी आंदोलन के नाम से इसे हम जानते हैं। इससे पहले भी कृषक आंदोलन हुए थे, जैसे तेलंगाना के क्षेत्र में किसान कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में लामबंद में इन्होंने काश्तकारों के बीच जमीन के पुनर्वितरण की मांग रखी कि भाई जिसके पास ज़्यादा जमीन है, किसके पास कम जमीन है, तो उसके पास बराबर इसको बांटा जाए। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार के कुछ भागों में भी किसान तथा खेत के मजदूरों ने मार्क्सवादी, लेनिनवादी कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में अपना विरोध प्रदर्शन किया। आपको हम थोड़ा एक चीज़ और बता देना चाहते हैं यहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में। आपको पता होना चाहिए कि CPI एक पार्टी थी पहले, जो इसका फॉर्मेशन 1924 में किया गया था। ठीक है, 1962 में क्या होता है? CPI 2 भागों बढ़ता है और CPIM क्या होता है? CPIM बन के आता है कब? 1964 में। यहाँ पर CPI 2 भागों में बढ़ जाता है। किसके को लेकर के? क्योंकि यहाँ पे चाइना के युद्ध के बाद CPI में दरार आ जाती है, क्योंकि रसिया में भी कम्युनिस्ट पार्टी के विचारधारा थे, आइडियोलॉजी अपनाते थे और चाइना भी अपना रहा था। तो यहाँ पे कुछ लोग माओ को मानने वाले थे, माओ को मानने वाले थे, यानी चीन के फेवर में थे। ठीक है, तो 1962 के बाद चाइना ने भारत पर अटैक किया। उसके बाद कुछ आइडियोलॉजी वाले जो चाइना के सपोर्टर थे वह CPIM बनाते हैं, और जो रसिया के सपोर्टर कम्युनिस्ट पार्टी थे वह CPI में रह जाते हैं। इस प्रकार से CPI 2 भागों में बढ़ जाता है 1964 में। इसके बाद CPI फिर एक भाग में बढ़ता है कब? 1969 में। कब? 1969 में बनता है। इसको बोलते हैं CPI लेनिनवादी मार्क्सवादी। क्या? लेनिनवादी। लेनिन कौन थे? रसिया के राष्ट्रपति हुआ करते थे, USSR के। तो लेनिन और मार्क्सवादी इसको बोलते हैं। कब बना? 1964 नहीं, 1969 में बन के आता है। तो इस प्रकार CPI में कहाँ कहाँ बाइफर्केशन होता है ये भी आप देख लीजिएगा। और इसका क्या एम था? इसका मकसद था, इसको लीडरशिप कौन कर रहे थे? चारू मजूमदार कर रहे थे। और इनका मकसद था कि भाई समाज में जो असमानताएं हैं, जो कृषक और जमींदारों के बीच में जो डिफरेंस है, उनको लग रहा था कि काम जो कर रहा था मजदूर वर्ग कर रहे हैं, सॉरी, हाँ, और फायदा मिल रहा मजदूर ये जमींदार वर्ग को, इसलिए हमें इसे रोकना चाहिए और जो जितने भी फायदे हो रहे हैं उसे हम सभी में डिवाइड करना चाहिए। इसी को लेकर ये मूवमेंट होता है। इसको हम लोग नक्सलवाड़ी आंदोलन के नाम से जानते हैं। यह कहाँ हुआ था? तो पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग क्षेत्र में देखने को मिलता है। समझ गए होंगे। तो इससे क्वेश्चन भी पूछ सकता है। अब पूछ सकता है क्या पूछा गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दलित पैंथर्स। मैं क्या बोला कि हर एक मूवमेंट को ज़्यादा डीपली नहीं जानेंगे, बस जान लेंगे डेट कब हुआ था, 1969 में ये हुआ था। लीडरशिप कौन कर रहे थे, चारों मजूमदार कर रहे थे। किस पार्टी से अलग हुआ था, तो CPI-M से अलग हुआ। CPI मार्क्सवादी लेनिनवादी ये बनता है, ठीक है, समझ गए होंगे। अगला मूवमेंट है हमारा दलित पैंथर्स। मैंने क्या बोला कि यह हमारा जो चैप्टर ही है मूवमेंट्स पे आधारित। आपको पता होना चाहिए कि जब देश हमारा आज़ाद हुआ तो लगातार एक ही पार्टी का शासन चल रहा था, वो था कांग्रेस। कांग्रेस लगातार एक ही पार्टी लीड कर रहा था पूरे वर्ल्ड, पूरे भारत को। तो यहाँ पर जो छोटे तबके थे जिनको लग रहा था कि भाई हमारा भी रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, हमारे भी पार्टी होनी चाहिए, लेकिन वो उनके पार्टी पहुँच नहीं रहे थे। इसको लेकर उन्होंने कहा कि भाई अब राजनीतिक पार्टी तो हमारे आइडियोलॉजी, हमारे जो विचार है, हमारे नीड्स है, वो तो उठा नहीं पाएगा, इसलिए हम लोग सोशल मूवमेंट करते हैं। इसी को लेकर के एक पार्टी बनती है 1972 में। डेट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और लगातार आपको मैं 14 फॉलोइंग करने के लिए कह दिया जाए, या कह दिया जाए कि निम्नलिखित आंदोलन को, मूवमेंट्स को क्या करिए आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में वो व्यवस्थित कीजिए, सिस्टमेटिक ढंग से अरेंज कीजिए। तो क्या करोगे, आपको डेट्स याद होने चाहिए। अब दलित पैंथर्स से हमें पता चल गया होगा, नाम से यहाँ पर स्पष्ट हो जाता है कि भाई दलितों के उत्थान के लिए मूवमेंट किया गया था। यानी समाज के जो पिछड़े वर्ग होते हैं उनके साथ जो अन्याय किया जा रहा है, जैसे कि उनको पब्लिक प्लेस पर जाने से रोका जा रहा है, पूजा करने से रोका जा रहा है, उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है, उनके साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है। तो इनको रोकने के लिए जो महाराष्ट्र के दलित युवा वर्ग थे उन्होंने एक आंदोलन, मतलब कि एक गुट बनाए और कहा कि भाई हमको इसे किस प्रकार से दूर करना है, इसलिए इन्होंने ऐसा एक आंदोलन किया, मतलब कि एक गुट बनाया। और इसका मकसद क्या था, जो पिछड़े वर्ग है, दलित वर्ग है, उनके हितों के लिए रक्षा करना, ठीक है। 1972 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। कहाँ हुआ था, तो महाराष्ट्र में हुआ था। बस दो चीज़ ध्यान रखिएगा, 1972 में महाराष्ट्र में हुआ था। क्या है, आपातकाल के दौरान 1972 में इसका फॉर्मेशन हुआ था, ध्यान रखिएगा। उन्होंने वर्क कर रहा था, अच्छा खाता वर्क कर रहा था, लेकिन क्या होता है कि भाई जानते हो राजनीति ऐसी चीज़ है जिसको स्वाद अच्छे को लगी जाती है। तो इनको भी लगा कि भाई अब हमें सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित रहना नहीं है, हमें भारत के और भी कोने कोने में जाना है। तो अब दलित पैंथर्स के नाम से आगे निकल नहीं सकते हो, इसलिए इन्होंने क्या किया, पॉलिटिकल में शामिल होने का प्रयास किया और इसी पार्टी को थोड़ा इस आंदोलन को उन्होंने बढ़ाया और उसका नाम पड़ गया बामसेफ। क्या नाम पड़ा, बामसेफ के नाम से जानते हैं, बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी एम्प्लॉयज फेडरेशन। इसको बामसेफ के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो ये कब बनता है, तो आपातकाल के बाद, यानी 1975 के बाद यह बामसेफ के रूप में तब्दील होते हैं। आपातकाल के बाद के दौरान में दलित पैंथर्स ने चुनावी समझौता किया, यानी कि राजनीति में उन्होंने पार्टिसिपेट किया। इसमें कोई विभाजन भी हुए और यह राजनीतिक संगठन का पतन का शिकार हुआ। बैकवर्ड एवं माइनॉरिटी एम्प्लॉयज फेडरेशन बामसेफ दलित पैंथर्स की अवनति में उन्नत तरीके स्थान की पूर्ति की। आपको पता होना चाहिए कि कुछ हर एक व्यक्ति का आइडियोलॉजी अलग अलग होता है। अब दलितों में भी अलग अलग था। कुछ लोग चाह रहे थे कि भाई हम एग्रेसिव नेचर के होंगे, यानी कि जो भी स्वर्ण लोग होंगे यदि कुछ गलत कर रहे हैं तो उनको सीधा मार के फेंक देंगे, मतलब कि उनको हटा देंगे। कुछ लोग थे कि ना भाई समझाएंगे बुझाएंगे और कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके का उपयोग करेंगे। इसको लेकर वहाँ पर डिवाइड होता है और फिर धीरे धीरे कुछ लोग होते हैं जो कि राजनीति को सपोर्ट करने लगते हैं कि हाँ भाई हमें पॉलिटिक्स में सपोर्ट करना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। इसको भी लेकर के दलित पैंथर्स में डिवाइड होने लगते हैं और वह फिर अलग हो जाते हैं और उन्हीं को फुलफिल करने के लिए कुछ लीडर्स क्या होते हैं, बामसेफ में शामिल हो जाते हैं। देखो उत्तर प्रदेश की बात करें तो दलित के एक बहुत बड़े चेहरे माने जाते हैं कांशीराम, जो कि बसपा के संस्थापक भी माने जाते हैं कांशीराम, जो कि ये अभी मायावती उनके अध्यक्ष है बसपा के। बहुजन समाजवादी पार्टी में बात कर रहा हूँ, बसपा और कुछ नहीं, बहुजन समाजवादी पार्टी जो हाथी छाप है, ठीक है। तो वो दलित पैंथर ये बामसेफ के ही सदस्य रहे थे, ठीक है। अगला ये हमारा क्या है, भारतीय किसान यूनियन। भारतीय किसान यूनियन की जब भी बात करें तो महेंद्र सिंह टिकैत के नाम जानते होंगे आप, उनके ही अध्यक्षता में मानी ये शुरू किया गया था। 1988 के जनवरी में क्या हुआ था, उत्तर प्रदेश के एक शहर मेरठ में लगभग 20,000 किसानों ने जमा हुआ था। और बीकेयू क्या है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा किसानों का संगठन है। ये पूरा इंडिया में प्रभावी नहीं माना जाता अभी तक। ये क्या है, मेनली रूप से नॉर्थ इंडिया का ही एक संगठन है। इसके अलावा हम साउथ की बात करें, महाराष्ट्र में बात करें तो हितकारी है। आपके यदि हम बात करें पश्चिम बंगाल में तो आपने देखा नक्सलवादी, तो वहाँ वो लोग इफेक्टिव है। यानी हर एक क्षेत्रों में प्रमुख, लेकिन चूंकि नॉर्थ में ज़्यादा ये समस्या आ रही थी। अभी आपने देखा था जो भारत सरकार द्वारा कृषि बिल लाया गया तो उसके विरोध में कौन थे, भारतीय किसान यूनियन आए थे सामने, ठीक है। तो इससे आपको समझ में आया होगा।
नेक्स्ट पे चलते बच्चे। महाराष्ट्र के शेतकारी संगठन ने किसानों के आंदोलन को एक इंडिया की ताकत यानी शहरों और उद्योगीकरण के खिलाफ माना। उनको लग रहा था कि भाई काम हम कर रहे हैं, विकास शहरों का हो रहा है। अब देखो क्या कर रही थी सरकार, यदि शहर में कुछ रोड बिछाने हो या कुछ डेवलपमेंट करने हो तो वो इंडस्ट्री का फायदा किसको मिलेगा, शहर को मिलेगा। यदि आपको बिजली प्लांट लगाने हैं तो फायदा किसको मिलता है, बिजली का, शहर वालों को। लेकिन प्लांट कहाँ लगाए जाते हैं, गाँव में। तो गाँव में लगाया जाएगा तो क्या होगा, बड़े पैमाने पर जो ज़मीन होंगे, एग्रीकल्चर लैंड होंगे, उसको गवर्नमेंट ऑक्यूपाई करेगा और ऑक्यूपाई करने के बाद उसका जो प्रोडक्शन होगा, बिजली का हो, स्टील का हो, किसी चीज़ का हो, तो उसको कहाँ सप्लाई किया जाता है, शहरों में। तो गाँव किसानों को लग रहा था कि भाई काम हमारे यहाँ कर रहे हो, प्रोडक्शन हमारे यहाँ कर रहे हो और तुम जॉब दे रहे हो शहरों को, सप्लाई कर रहे हो शहरों को, ये तो गलत बात। इसको लेकर भी यहाँ पर विद्रोह करते हैं ये लोग। ठीक है, इनका क्या ये होता है, रैली करना, धरना प्रदर्शन करना, जेल भरना, ये सब अभियान का इन्होंने सहारा लिया। ठीक है, 1990 के शुरुआती सालों तक बीकेयू ने अपने सभी राजनीतिक दलों से दूर रखा तथा अपने सदस्यों के बल के दम पर राजनीति के दबाव समूह की तरह सक्रिय रहा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि दबाव समूह क्या है, दबाव समूह और राजनीतिक पार्टी में क्या डिफरेंस होता है। देखिए दोनों ही व्यक्तियों का समूह होता है, दोनों में एक ही आइडियोलॉजी रखते हैं, दोनों का सेम इंटरेस्ट रहता है, लेकिन डिफरेंस सिर्फ यही है कि पॉलिटिकल पार्टी का एम जो होता है पॉलिटिक्स यानी कि राजनीति को गेन करना, यानी कि हमें पार्टी यानी सरकार को फॉर्मेशन करना, ये उसका एम होता है। लेकिन जो प्रेशर ग्रुप होते हैं, दबाव समूह होता है, उनका एम ये नहीं होता। उनका एम होता है क्या, कि हम अपने इंटरेस्ट को फुलफिल करें, जो हमारे कम्युनिटी के लोग हैं, हमारे सोसाइटी के लोग हैं, हमारे आइडियोलॉजी के लोग हैं, उनके जो हित है, उनका जो इंटरेस्ट है उसको फुलफिल करवाएं। सिर्फ उनका यही इंटरेस्ट होता है। जैसे बीकेयू क्या है, किसान यूनियन है, तो ये काम क्या करेगा, तो किसानों की भलाई के लिए करेगा। कहाँ भाई, गवर्नमेंट जो पॉलिसी ला रही है वह किसानों के लिए कितना प्रॉफिटेबल है, कितना नुकसानदायक है, इसको देखेंगे। यदि वो अच्छा है तो ठीक है, यदि गड़बड़ है तो उसको हम चेंज करने के लिए धरना प्रदर्शन या कुछ भी कर सकते हैं, जो कि अभी आपको तारा उदाहरण देखने को मिला किसान बिल को लेकर के। ठीक है, अगला है बीकेयू, आपने देख लिया। डब्ल्यूटीओ से बाहर रखने के लिए सरकार, महेंद्र सिंह टिकैत नाम रखिएगा, उसके प्रमुख थे। ठीक है, अब डब्ल्यूटीओ से बाहर रखने का मुद्दा भी क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है, लेकिन मैं फिर भी बता दूं कि यदि क्वेश्चन पूछ दे, समझ लीजिए क्या था डब्ल्यूटीओ का। डब्ल्यूटीओ ने क्या कहा कि भाई कोई भी गवर्नमेंट होगा जो अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को बढ़ावा देने के लिए उसे सब्सिडी नहीं देगा। अभी भारत सरकार क्या करती है, कोई भी देश की सरकार क्या करेगी कि अपने किसानों के प्रोडक्शन होता है उसको बढ़ाने के लिए क्या उसको सब्सिडी देते हैं। जैसे हम बिजली पर आपको सब्सिडी देंगे, जो हम घर में बिजली यूज करते हैं उसका रेट अलग होता है, और जो एग्रीकल्चर के लिए हम लोग मोटर चलाते हैं, हैंडपम्प चलाते हैं, तो उसका रेट अलग होता है एग्रीकल्चर लैंड के लिए। तो वहाँ पर हम लोग सब्सिडी देते हैं। उसको जो सीड्स अवेलेबल कराते हैं उसमें सब्सिडी देते हैं। जो एग्रीकल्चर इक्विपमेंट होते हैं, ट्रैक्टर खरीदना, थ्रेसर खरीदना, उसके लिए भी हम लोग सब्सिडी गवर्नमेंट देती है। तो इसको डब्ल्यूटीओ ने कहा था कि भाई यदि आपने क्या किया है 1991 के बाद, आपने एक एग्रीमेंट किया है कि भाई आपने ओपननेस की नीति अपनाई है, अब खुले द्वार की नीति आई, अब आपके बाहरी की चीज़ें आपके पास आएगी तो आप सब्सिडी नहीं दे सकते हो। तो इसी को लेकर किसान यूनियन का आंदोलन होता है कि भाई आप डब्ल्यूटीओ की बातों को मानने के लिए बाध्य नहीं हो, आप इस पॉलिसी को यहाँ पर लागू नहीं करोगे, आप जो सब्सिडी दे रहे हो उसे मुझे चाहिए तो चाहिए। इसको लेकर के यहाँ पर मूवमेंट होते हैं। महेंद्र सिंह टिकैत का नाम याद रखिएगा, इन्होंने इसको लीड किया था। अगला हमारा है नेशनल फिश वर्कर्स फोरम। अभी तक इसे क्वेश्चन नहीं पूछा गया है एक भी, लेकिन आपके एनसीईआरटी ने इसे डाला है, तो मैं बता देना चाहता हूं कि यह कुछ नहीं है। फिश वर्कर्स फोरम क्या है, तो यहाँ पर मछुआरों द्वारा किया गया आंदोलन था कि भाई अब भारत सरकार ने क्या किया था। देखो भारत के नक्शा को देखोगे तो इस टाइप से, यानी 3 तरफ से इसके जल ही जल है, एक अरब सागर, पश्चिम ये बंगाल की खाड़ी और नीचे हिंद महासागर, तो तीनों सागर तो घिरा हुआ है। इसलिए बहुत सारे राज्य जैसे कि आपके गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरल का, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ये सब राज्य क्या है तो ये मछली पालन पर ज़्यादा तो लोग यहाँ पर डिपेंड करते हैं। तो गवर्नमेंट भारत सरकार ने क्या किया, वहाँ पर एक विदेशी कंपनी थी, उन्होंने बॉटम स्ट्रॉलिंग मेथड से मछली पालन मारना शुरू कर दिया। वो एक बड़ी जहाज लेके जाते थे, बड़े पैमाने पर मछली मार ले रहे थे और मछली मार्केट में सस्ता बेच रहे थे। इसको लेकर जो मछुआरे थे जिनको लगा कि भाई हमारा भाई दैनिक जीवन जो है, रोजमर्रा का जीवन इसी मछली पर पालन पर अवस्थित है, यदि आप इस टाइप से व्यवहार करोगे तो हम कहाँ जाएंगे। इसको लेकर वो विद्रोह करते हैं। तब मेनली यह क्या होता है, कोस्टल एरिया में देखने को मिलता है। ठीक है, और ये है हाँ
ये किस में 1980 के दशक में देखने को मिलता है। 1980 के बाद 1980 और 1990 के बीच में यह देखने को मिलता है। ठीक है, इसको नाम क्या था? नेशनल फीस वर्कर्स फोरम। आगे चलते हैं बच्चों, ताड़ी विरोधी आंदोलन। ताड़ी विरोधी आंदोलन क्या था? ताड़ी विरोधी मतलब जो लीकर मूवमेंट को बोलते हैं, यानी कि जो दारू होता है उसको न बेचे, इसको बोलते ताड़ी विरोधी। क्या हुआ था? ये आंध्र प्रदेश में वो एक घटना घटी थी कि देखो जो महिलाएं थी वो इसके विरोध में आई थी। क्या घटना था कि अब महिलाएं घर में रहते थे, पुरुष जाते थे काम करने के लिए, और पुरुष जो काम करते थे उसके घर के मेल मेंबर वो काम करते थे, जो पैसे मिलते थे वो क्या कर रहे थे? दारू पी जा रहे थे। अब महिलाओं को दिक्कत हो रहा था कि भाई घर चलाने का जिम्मेवारी महिलाओं का था, बच्चे का पालन करना, दवा दारू करना, खाना बनाना। अब पुरुष क्या करते? दारू पी के सो जा रहे थे। अब महिलाओं को लगा कि भाई यही स्थिति चलती रही तो हम लोग कहाँ जाएंगे। तो उन्होंने जो ठेकेदार थे उनके विरोध में आ गए कि भाई आप दारू नहीं बेचोगे। इसी को लेकर के ताड़ी विरोधी आंदोलन चलता है। कहाँ? दक्षिण राज्य आंध्र प्रदेश में। यह कहाँ चला था? ध्यान रखिएगा, ताड़ी विरोधी आंदोलन आंध्र प्रदेश राज्य में देखने को मिलता है। यह महिलाओं का एक स्वर्ण स्फूर्त आंदोलन था। यह महिलाओं द्वारा इसे लीड किया गया था, यानी महिलाओं द्वारा चलाया गया आंदोलन था। यह अपने आस पड़ोस में मदिरा बिक्री जो लीकर का बिक्री था उसको बंद करने के लिए किया गया था। ध्यान रखिएगा, ये दारू के विरोध में था, शराब विरोधी आंदोलन था। यह कहाँ हुआ था? आंध्र प्रदेश में हुआ था, दक्षिण के राज्य में। कहाँ? आंध्र प्रदेश में। कहाँ? आंध्र प्रदेश के नल्लौर जिला है, नल्लौर जिला के एक गांव है दुबरगंटा। कहाँ है? दुबरगंटा। और कब हुआ था? 1990 में। आंध्र प्रदेश के नल्लौर जिले के दुबरगंटा गांव में 1990 में इस मूवमेंट की शुरुआत होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 8वें दशक के दौरान। पहले क्या था? महिलाएं लैंगिकता को लेकर के, दहेज प्रथा को लेकर के इस तरह के आंदोलन करते थे, लेकिन पहली बार देखा गया महिलाएं इस टाइप के आंदोलन में भी बढ़ चढ़ के आती है। ठीक है, इसी के परिणाम स्वरूप क्या होता है? महिलाओं को भी रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है। मतलब इसी को कारण नहीं, लेकिन यह भी एक इफेक्टिव कारण बनता है कि हाँ भाई महिलाएं जब बाहर आ सकती है, अपने लिए आवाज़ उठा सकती है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में महिलाओं के लिए स्थान क्यों नहीं? महिलाओं के लिए अभी तक आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं था। आपको पता होना चाहिए कि हमारे लोकसभा में कितने हैं? एससी के लिए 84 सीटें और एसटी कैटेगरी के लिए 47 सीटें रिजर्व रखी गई है, लेकिन महिलाओं के लिए कोई भी स्थान आरक्षित नहीं है। इसलिए अब लगा कि भाई महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित होनी चाहिए, तो कहाँ करेंगे? तो ग्रास रूट पर करेंगे। 1990 में यह आंदोलन हुआ। इसने बता दिया कि भाई महिलाएं खुद में अपना डिसीजन ले सकती है, वह ममता की मूर्त है तो वो आंदोलन भी कर सकती है। और इसलिए 1993 में जब हमारा 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है, 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है, तो वहाँ पर देखा गया कि हाँ महिलाएं भी काम कर सकती है, इसलिए उनको आरक्षण देना चाहिए, उन्हें ये पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट कराना चाहिए। इसलिए महिलाओं के लिए 1/3 जो पंचायत का होता है, यानी लोकल इलेक्शन में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें रिजर्व कर दी गई। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको। नेक्स्ट है नर्मदा बचाओ आंदोलन। अब नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या था? तो भारत के मध्य भाग में देखो बड़े पैमाने पे जो नर्मदा नदी है उस पर छोटे बड़े बांध बनाने की बात चल रही थी कि भाई बांध क्या होता है? एक बहुत विकासीय परियोजना होती है, इसमें बहुत सारे आपके एम को फुलफिल किया जाता है, बहुत सारे गोल्स को। क्या था? जैसे कि आप बिजली उत्पादन करोगे, पानी को एकत्रित करके क्या करोगे? इसको सिंचाई में ही प्रयोग करोगे, और भी बहुत सारे यूज होते हैं इसके। जैसे कि कहीं कहीं जल एकत्रित तो मछली पालन भी कर सकते हो, तो इसके लिए यह बनाया गया। तो यहाँ पे जहाँ से ये जा रही थी, जैसे मान लिया जाए कि जल है नर्मदा नदी का पानी, यहाँ पर हम डैम बना दिए और पानी को रोक लेंगे, तो जहाँ पानी रुकेगा तो बड़े क्षेत्र में फैलेगा, पानी तो रुक नहीं सकता है, तो फैलेगा आसपास के, तो आसपास के इलाकों को खाली करवाया जा रहा था। तो इसको लेकर के भी मूवमेंट होते हैं कि भाई आप जो इसे बिजली उत्पादन करोगे, इसका फायदा किसको मिलेगा? शहरों को मिलेगा, हमें तो मिलेगा नहीं। इसको लेकर के मूवमेंट होते हैं। फिर यह केस जाता है सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि हाँ भाई ये तो बात सही कह रहा है कि फ़ायदा तो हो रहा है किसको? शहर वालों को, लेकिन नुकसान गांव वाले क्यों उठाए, यानी जंगली व्यक्ति क्यों उठाए? तो इसको लेकर के भी आंदोलन होता है और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि हाँ भाई आपको इन लोगों को जो हटा रहे हो, जिनका जगह जा रहा है, उनको आप उचित व्यवस्था दो, उनको उचित आवास की व्यवस्था किया जाए। ठीक है, भारत के मध्य भाग में नर्मदा नदी के विकास में परियोजनाओं के तहत मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र, 3 राज्य महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र से गुजरने वाली नर्मदा और उसकी सहायक नदियों पर
30 और 135 और 300 छोटे बांध बनाने का प्रस्ताव आया। गुजरात के सरदार, देखिए गुजरात में सरदार सरोवर और मध्य प्रदेश में नर्मदा सागर बांध की 2 सबसे बड़ी नदियां थी। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि बताओ नर्मदा सागर बांध किस राज्य में है और सरदार सरोवर बांध किस राज्य में है। तो ध्यान रखिएगा, सरदार सरोवर कहाँ है, गुजरात में, और मध्य प्रदेश में कौन सा है, नर्मदा सागर बांध का निर्माण किया गया है। ठीक है, बहुउद्देशीय परियोजनाओं का निर्धारण किया गया। नर्मदा नदी के बचाव में नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत की गई। इस आंदोलन में बांधों के निर्माण का विरोध किया गया। इन गतिविधियों का आंदोलन शक्ल 1988 और 89 के दौरान देखने को मिलता है और यह नर्मदा बचाओ आंदोलन के रूप में तब्दील हो जाता है। ठीक है, ये था नर्मदा बचाओ आंदोलन। डेट याद रखिएगा, कब, 1988 से 89 के बीच में। पहले यहाँ के स्थानीय लोग ने इसको उठाया, लेकिन इन बातों को आगे नहीं पहुँच पा रहा था। उसके बाद जो बहुत सारे NGO थे, सामाजिक संगठन थे, वो भी इस मुद्दे को उठाए। जो पर्यावरण वाले थे, नेचुरल वो ऑर्गेनाइजेशन थे, वो भी इसे उठाए। उसके बाद इन पर गवर्नमेंट का ध्यान जाता है। देखिए क्या था, नर्मदा बचाओ आंदोलन के कार्यकर्ताओं का गुजरात जैसे राज्यों में तीव्र विरोध किया गया। बहुत सारे, जैसे गुजरात हो गया, बहुत सारे राज्यों में इसका विरोध भी किया जाता है। सरकार द्वारा 2003 में स्वीकृत राष्ट्रीय पुनर्वास नीति को लाया गया कि हाँ भाई ऐसा होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा गया बांध का आगे काम बढ़ाइए, लेकिन इन लोगों के लिए भी उचित व्यवस्था आपको करना चाहिए। आगे देखते हैं, तो तेज चल रहे हैं क्योंकि आपको बस हमको डेट्स, क्या उसका एम था, उसका क्या परिणाम हुआ, तो इसी भी याद करवाने हैं, आपको ये पता करवाना है, इसलिए हम तेज चल रहे हैं। अगला है सूचना का अधिकार आंदोलन। सूचना का अधिकार आंदोलन क्या होता है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है आपके लिए, यह जानने का आपको अधिकार है ना। तो गवर्नमेंट आपके लिए क्या कर रही है, उसमें ओपननेस लाने के लिए, मान लिया गवर्नमेंट कर रही है कि हम आपके लिए 1000 रुपये भेज रहे हैं और जो आपके ठेकेदार है, मजदूर है, वो आपको दे रहे हैं 500 रुपया, और कह रहा है आपको क्या कि भाई गवर्नमेंट ने आपके लिए 500 रुपया ही भेजा है, तो आप जानोगे कैसे कि आपके लिए कितने पैसे आए हैं। तो इसी को लेकर एक मूवमेंट होता है, राजस्थान में देखने को मिलता है, जहाँ पे एक आपातकाल आता है। तो उसके बाद वहाँ पे कुछ गवर्नमेंट द्वारा फंडिंग किया जाता है काम के लिए, काम को लेकर के। तो वहाँ पर जो ठेकेदार होते हैं, वहाँ के मजदूरों को कम पैसे देते हैं, तो इसी को लेकर को चले जाते हैं ब्लॉक। अब ब्लॉक में कहते हैं कि भाई हमें यह लिखित दो, हमें उपलब्ध कराओ कि गवर्नमेंट ने हमारे लिए जो दैनिक भत्ता था कितना डिसाइड किया है। इसी के बाद यह मूवमेंट आया कि हाँ भाई व्यक्ति को ये जानने का अधिकार है कि गवर्नमेंट आपके लिए क्या कर रही है, क्या क्या योजनाएं ला रही है। ठीक है, इस आंदोलन की शुरुआत 1990 में हुई और इसका नेतृत्व मजदूर किसान शक्ति संगठन MKASS ने किया। क्या किसने किया, राजस्थान की एक पार्टी। तुमने डेट याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट आपके लिए रहता है डेट्स, क्योंकि अभी तक जो मैंने क्वेश्चन देखा है वहाँ पर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सजाने को दे दिया जाए, वही ज़्यादा पूछ रहा है। क्या हुआ था, 1990 में इसकी शुरुआत की गई थी और MKSS यानी कि मजदूर किसान शक्ति संगठन ने इसकी शुरुआत की। राजस्थान में काम कर रहे इस संगठन ने सरकार के सामने यह मांग रखी कि अकाल राहत कार्य और मजदूर को दी जाने वाली पगार के रिकॉर्ड का सार्वजनिक खुलासा किया जाए। यह मांग राजस्थान के एक बेहद पिछड़े इलाके भीम तहसील में सबसे पहले उठाया गया और इसी मुहिम के तहत ग्रामीणों ने प्रशासन से अपने वेतन और भुगतान के बिल उपलब्ध कराने को कहा। और इसके साथ क्या कहा था MKSS द्वारा कि भाई जो आप बिल हमें देते हो उसका हमें रसीद उपलब्ध करवाओ। पहले क्या कर रहा था कि आपको हम पैसे रसीद पर नहीं देते थे, सिर्फ पैसे दे दिए कि भाई हम 500 दे रहे हैं, 400 दे रहे हैं, 200 दे रहे हैं, और लिख लेते थे अपने डायरी में कि हाँ भाई मैंने मजदूर को 1000 रुपया दिया। ठीक है, वो लोगों को पता क्या कि कितने मिल रहे कितना नहीं मिल रहे हैं। तो इसी को लेकर के इन्होंने एक आंदोलन चलाया कि हाँ भाई हमें पक्की रसीद दो, कितना हमें दे रहे हो, हमें एक लिखित दो। तो इसी को लेकर ये आंदोलन चला। इसी के बाद हम इसी को देखते हैं सूचना का अधिकार आंदोलन। देखिए पहले 1994, उसके बाद 1996 मजदूर किसान शक्ति संगठन ने जन सुनवाई का आयोजन किया। आंदोलन के दबाव में सरकार ने राजस्थान पंचायती राज अधिनियम में संशोधन करना पड़ा एवं एक नए कानून के तहत पंचायतों के दस्तावेज की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने की अनुमति मिल गई कि हाँ भाई अब जो भी व्यक्ति चाहे तो पंचायत का जो प्रतिलिपि होगा, इन्होंने सिर्फ पंचायत स्तर पर शुरू किया कि हाँ भाई पंचायत में जो भी फंडिंग आएगी उसके जानने का अधिकार आपको होगा। लेकिन इसी को उन्होंने MKSS द्वारा और बढ़ा दिया गया और दिल्ली में जाकर आंदोलन किया गया। दिल्ली में सूचना के लिए एक आंदोलन किया और इसी के दबाव में क्या हुआ, जो पहले जो चल रहे थे तो उसी को 2004 में सूचना के अधिकार के विरोध में सदन में प्रस्ताव रखा गया और जून 2005 में इसे विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद इसे पारित किया गया। डेट याद रखिएगा जून 2005, क्योंकि फाइनली प्रोडक्ट आपसे पूछेगा बीच का 2004 में क्या हुआ, बिल आया नहीं आया, उससे नहीं पूछेगा। ध्यान रखिएगा जून 2005 में
RTI राइट टू इन्फॉर्मेशन बिल लागू हो जाता है राष्ट्रपति शासन के बाद। राइट टू इन्फॉर्मेशन क्या है कि गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी है, कोई क्या काम कर रहा है, क्या काम हो रहा है, वो आपको जानने का पूरा अधिकार है, या आप लगा करके जान सकते हो, इसी को बोलते हैं राइट टू इन्फॉर्मेशन। ठीक है, अगला है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। ये हमने एक टॉपिक उठाया था कंटेम्प्रेरी इंडियन पॉलिटिक्स से, और ये अब जो उठा रहे हैं 2 टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट है जो कि हम कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स को टच कर रहे हैं। इसमें क्या है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, जब यूएसए का विघटन होता है तो वर्ल्ड में एक पावर होती है सिर्फ और सिर्फ यूएसए। अब सबको लगने लगता कि क्या वर्ल्ड यूनिपोलर हो गया, लेकिन उसी के साथ साथ और भी ऑर्गेनाइजेशंस थे जो कि अपने आप को उभार रहे थे, जो कि पावरफुल होते जा रहे थे। तो कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन थे उसके बारे में जानने, जैसे यूरोपीय यूनियन हो गया, आपके आसियान हो गया, एशिया कंट्रीज में 3 लोगों के बारे में जानेंगे। सार्क को देख लेंगे थोड़ा सा, सार्क से बस ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, तो जो भी है उसके फैक्ट है वो देख लेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की, जिसमें हम बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ की। ये तीनों टॉपिक आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, इसलिए इसको देखिए क्या है, इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। क्या है अल्टरनेटिव पावर हो, देखो 1990 के दशक में विश्व राजनीति में 2 ध्रुवीयता के टूटने के बाद यह स्पष्ट हो गया कि राजनीतिक और आर्थिक सत्ता के वैकल्पिक केंद्र कुछ हद तक अमेरिकी प्रभुत्व में रहेंगे। उसके बाद यूरोप में यूरोपीय संघ, एशिया में आसियान का उदय दमदार शक्ति के रूप में हुआ। इसके साथ साथ क्या हुआ था, 2 पावरफुल ग्रुप उभर के आए, जो एक थे यूरोपीय यूनियन और एक थे आसियान। इसके बारे में देखते हैं क्या थे ये। पहले हम बात करें यूरोपीय यूनियन की, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, इस सब बात करेंगे। 1945 के बाद देखिए कोई भी संगठन अचानक से उभर कर नहीं आ जाते हैं, उसके लिए एक लंबा प्रोसेस चलता है। जैसे कि क्या था 1945 के बाद यूरोप के देशों में मेल मिलाप को शीत युद्ध से भी मदद मिली। देखो क्या हुआ था 1945 के बाद वर्ल्ड वार सेकेंड समाप्त होता है। उसके बाद अमेरिका द्वारा एक नीति लाई जाती है मार्शल प्लान। उसमें क्या कहा जाता है कि भाई जो भी यूरोपियन कंट्री हो जिनको कि बहुत नुकसान हुआ है युद्ध में, उनके रख रखाव के लिए, उनको अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने के लिए गवर्नमेंट पैसा देगी मार्शल प्लान के द्वारा। तो इसी के द्वारा यूरोपियन कंट्रीज को एक फ़ायदा हुआ कि भाई उनको सपोर्ट मिलने लगा। कुछ को रसिया ने किया, कुछ को यूएसए ने किया। तो उन्होंने क्या की बनाया, एक यूरोपीय यूनियन बनाया। इसमें क्या हुआ, बहुत सारे जो कंट्रीज थे, जो यूरोपीय यूनियन नहीं बना, मतलब कि यूरोपीय यूनियन की शुरुआत हुई कि भाई यूरोप के बहुत सारे देश मिलकर के एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाए जो कि आपस में हम लोग ट्रेड कर सके, आपस में हम लोग बिजनेस कर सके। इस प्रकार से उन्होंने आपस में यूनिटी का एक रूप अपनाया। ठीक है, 1945 के बाद यूरोप के देशों में मिलाप शीत युद्ध की मदद मिली। अमेरिका ने यूरोप की अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन के लिए जबरदस्त मदद की। इसे मार्शल योजना के नाम से जाना जाता है। अमेरिका ने नाटो के तहत एक सामूहिक सुरक्षा, नाटो के बारे में जानते होंगे, कब बना था, तो यह अप्रैल 1949 में ये इसका गठन किया जाता है। किसका, नाटो का। सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था को जन्म दिया। मार्शल योजना के तहत 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना की गई, जिसके माध्यम से पश्चिमी यूरोप के देशों को आर्थिक मदद दी गई। 1949 में संगठित यूरोपीय परिषद राजनीतिक सहयोग के मामले में एक अलग कदम साबित हुआ। ठीक है, समझ गए होंगे इसे। इसके अलावा देखिए कैसे कैसे इसकी शुरुआत होती है, मैंने बता दिया कि भाई यहाँ से उन्होंने शुरुआत करने का प्रयास किया और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 1957 में यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी का गठन किया गया। सबसे पहले यूरोपीय यूनियन नहीं था, एक ऑर्गेनाइजेशन बना था यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी संगठन। 1957 में इसका गठन किया गया। ठीक है, यूरोपियन पार्लियामेंट के गठन के बाद इस प्रक्रिया ने राजनीतिक स्वरूप प्राप्त कर लिया और सोवियत गुट के पतन के बाद इस प्रक्रिया में तेजी आई और 1992 में इस प्रक्रिया के परिणाम यूरोपीय संघ की स्थापना हुई। जो हमारा यूरोपीय संघ होता है उभर कर आता 1992 में। सबसे पहले हमने क्या किया, 1956 में यूरोपीय इकोनॉमिक फोरम की स्थापना किया कि हाँ भाई हम लोग का एक साथ बिजनेस करेंगे, इसके लिए इसका गठन किया गया। इसको भी धीरे धीरे प्रोसेस हुए, बहुत सारे संधि हुए, मास्ट्रिक्ट संधि जो देखने को मिलेगा आपको, जिसके थ्रू 1992 में फाइनली जो यूरोपियन यूनियन आप देखते हो उसका फॉर्मेशन किया गया। अभी वर्तमान में इसके 28 सदस्य देखने को मिलेंगे आपको। यूरोपीय संघ के रूप में समान विदेशी सुरक्षा नीति, यानी हम लोग समान अपना विदेश नीति रखेंगे, सुरक्षा नीति रखेंगे और आंतरिक मामलों तथा न्याय से जुड़े मुद्दे पर सहयोग और एक समान मुद्रा, और इसके साथ साथ हम लोग एक समान एक करेंसी भी रखेंगे। जिससे क्या होगा कि हमारा जैसे कि एक देश का करेंसी है वो दूसरे देश में भी चल सके, यानी कि वहाँ के लोग फ्रीली मूवमेंट कर सके, कि किसी भी देश में जा सके, वहाँ पर व्यापार कर सके, यानी कि
सारे एक तरफ से एक यूनाइट होकर के एक देश बनाने की कोशिश कर रहे थे, यानी वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाने का प्रयास कर रहे थे यूरोपीय यूनियन। इनका अपना पार्लियामेंट था, इनका अपना राष्ट्रीय ध्वज था, अपना राष्ट्रीय गान था, अपना करेंसी था, अपना पार्लियामेंट था, यानी कह सकते हो कि मिला जुला कर एक ही एक देश बनने की कगार पे थे। यूरोपीय एकता के महत्वपूर्ण पड़ाव, देखो यूरोपीय यूनियन कब बनकर फॉर्मेशन हुआ, तो उनके कुछ पड़ाव थे, किस प्रकार से शुरुआत हुआ और कब यह पूरा फाइनली रूप से बनता है, उसके बारे में देखते हैं। क्योंकि मैंने बताया कि कोई भी संगठन अचानक तैयार नहीं होता है। इसकी शुरुआत देखिए अप्रैल 1951 में होता है। क्या? पश्चिमी यूरोप के 6 देश, पहले वेस्टर्न यूरोप बोले तो जर्मनी, आपको याद होना चाहिए बर्लिन की दीवार 1961 में फॉर्म किया गया था, तो उसके जो वेस्ट में थे उसके लोग बोलते हैं वेस्टर्न जर्मनी, और जो ईस्ट में थे उसको बोलते हैं ईस्टर्न बर्लिन यूरोप। ठीक है, 1951 में पश्चिमी यूरोप के 6 देशों, कौन कौन देश थे ध्यान रखिएगा, फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी, इटली। पश्चिमी जर्मनी था यूएसए के फेवर में, यानी कैपिटलिस्ट, और पूर्वी जर्मनी किसके फेवर में था, यूएसएसआर के फेवर में। इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग ने पेरिस संधि पर, फ्रांस की राजधानी पेरिस, वहां पर एक संधि किया गया, हस्ताक्षर करके यूरोपीय कोयला और इस्पात समुदाय का गठन किया। पहले क्या किया गया, कोयला और इस्पात। क्यों कोयला से इस्पात? क्योंकि यह इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर था, और इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए सबसे महत्वपूर्ण इक्विपमेंट या फिर रिसोर्स होता है तो होता है कोयला और इस्पात। इसी से कोई भी इंडस्ट्री अपना ग्रोथ कर पाता है। समझ रहे होंगे बात। तो 1951 में इसी की शुरुआत को देखने को मिलता है। 1951 में कौन सा 6 देश थे, ध्यान रखिएगा कौन कौन देश थे, तो फ्रांस, जर्मनी, इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग और पेरिस संधि पर यह किया जाता है। ठीक है, पेरिस संधि कब हुआ था ये पूछ सकता है आपको, किस लिए किया गया था ये पूछ सकता है, 1951 याद रखिएगा। फिर इसको और बढ़ाया और हमने 1957 में क्या किया गया, द 6th कंट्री फॉर्म द यूरोपीय इकोनॉमिक फोरम। फिर यही कंट्री ने, पहले यह था उसको हमने क्या कर दिया, नाम चेंज कर दिया और कहा कि भाई यूरोपियन इकोनॉमिक फोरम के नाम से इसे जाना गया, EEC, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, द यूरोपियन एटॉमिक एनर्जी कम्युनिटी थ्रू द ट्रीटी ऑफ रोम। इसके बाद हमने एक ट्रीटी ऑफ रोम किया और इसको एक नया संधि बनाया, एटॉमिक एनर्जी कम्युनिटी। ठीक है, इसमें तब्दील कर दिया गया। 1957 में इन्हीं 6 देशों ने रोम की संधि के माध्यम से यूरोपीय आर्थिक समुदाय, क्या हुआ, हमने पहले अलग चीज बनाया, फिर रोम की संधि होती है। 1951 में पेरिस की संधि हुआ, 1957 में हमने क्या किया, रोम की संधि किया, और इसके द्वारा हमने एक और संगठन की स्थापना की जिसको बोलते हैं हम लोग यूरोपीय आर्थिक समुदाय। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कौन सा संधि कब हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगला क्या है, इसमें कौन कौन से देश जुड़ते हैं। अब देखिए, अब इसमें 1973 में डेनमार्क, आयरलैंड और ब्रिटेन ने भी यूरोपीय समुदाय की सदस्यता ली। यहाँ पर ये महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से ये पूछ रहा है बार बार कि भाई ये बताओ ब्रिटेन ने यूरोपीय यूनियन की सदस्यता कब ली, जनवरी 1973 में। इसको छोड़ के जाने वाला कौन देश है, तो इसकी एक और टर्म आता है ब्रेक्जिट। ब्रेक्जिट क्या होता है, ब्रिटेन का एग्जिट करना ही कहलाता है ब्रेक्जिट। ये क्या होता है, 2016 में ब्रिटेन में एक रेफरेंडम कराया गया कि हाँ भाई बताओ क्या ब्रिटेन को यूरोपीय यूनियन से अलग होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। क्या शिकायत थी वहाँ के लोगों को, उनको लगा था कि जो और भी देश है वहाँ के लोग हमारे देश में आकर के रोजगार कर रहे हैं, जिसके कारण हमारे देश का जो एम्प्लॉयमेंट रेस है वो ख़त्म होता जा रहा है, क्योंकि यहाँ के जो लोकल्स हैं उनके अधिकार का हनन हो रहा है, बाहरी लोग आकर के यहाँ रोजगार कर रहे हैं, इसके कारण यहाँ के रोजगार के अवसर कमते जा रहे हैं और कंपटीशन का माहौल ज़्यादा बढ़ गया है। इसी को लेकर वहाँ पर विद्रोह होता है और एक रेफरेंडम किया जाता है जिसमें 51.8% लोग इसके फेवर में देते हैं कि हाँ भाई ब्रिटेन को यूरोपीय यूनियन से एग्जिट करनी चाहिए, और 48.2% लोग क्या कहते हैं कि भाई नहीं होना चाहिए, अर्थात क्या थे, मेजोरिटी थे निकलने के पक्ष में। इसी को लेकर के वहाँ पर बिल पारित होता है और फाइनली 2021 में यह अलग हो जाता है। ठीक है, समझ गए होंगे आप बात। 2020 से कैसे कर सकते हैं, फाइनली 2020 से कैसे में यह अलग हो जाता है, समझ गए होंगे। ब्रिटेन के बारे में ध्यान रखिएगा, 1973 में यह शामिल होता है। अगला क्या है, 1979 में क्या हुआ, यूरोपीय संसद के लिए पहला प्रत्यक्ष चुनाव हुआ। यूरोपीय यूनियन के लिए पहला चुनाव कब होता है, डायरेक्ट इलेक्शन, तो 1979 में। 1981 में यूरोपीय ग्रीस ने यूरोपीय यूनियन समुदाय की अध्यक्षता की, मतलब की सदस्यता ली, ग्रीस ने शामिल हुआ। 1985 में शेंगन संधि हुआ था, ये बहुत ही महत्वपूर्ण शेंगन संधि है, ने यूरोपीय समुदाय के देशों के बीच सीमा नियंत्रण समाप्त कर दिया। शेंगन संधि को लेकर के ही जो
सेंजन संधि हुआ था, इसी को लेकर के ब्रिटेन को सबसे बड़ा दिक्कत था, क्योंकि सेंजन संधि में ये रखा गया कि भाई किसी यूरोपियन यूनियन के जितने भी कंट्री है, जितने भी 28 स्टेट्स है, वह किसी भी देश में फ्रीली मूवमेंट कर सकते हैं, वहाँ पर जाकर अपना व्यापार कर सकते हैं। इसी को लेकर के ब्रिटेन को सबसे बड़ी आपत्ति थी। कब हुआ था, डेट याद रखिएगा, सेंजन संधि हुआ था जून 1985। इसमें प्रावधान किया गया था कि भाई यूरोपीय यूनियन के कोई भी मेंबर किसी देश में जाकर के फ्रीली मूवमेंट कर सकते हैं। चलिए तो फास्ट चलते हैं, देखते हैं अगला क्या है। 1986 में क्या हुआ था, स्पेन और पुर्तगाल ने भी इसकी सदस्यता ली। 1990 में जर्मनी का एकीकरण किया गया। पहले पता होगा कि जर्मनी अलग अलग थे, वेस्ट जर्मनी और ईस्ट जर्मनी। बर्लिन की दीवार गिरने के बाद दोनों एक साथ हो जाते हैं और इस तरह का विघटन होता है। 1992 में क्या होता है, यूरोपीय संघ के लिए एक मॉन्ट्री संधि किया जाता है। कब, फरवरी 1992 में मॉन्ट्री संधि किया जाता है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्या, मैं आपको ये बताना जा रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ समझिए, वो क्वेश्चन आ चुका है। क्या है, मॉन्ट्री संधि होता है 1992 में। उसके बाद जनवरी 1993 में एक एकीकृत बाजार का गठन किया जाता है। एक एकीकृत बाजार क्या हुआ कि भाई हम लोग का लिए पूरा का पूरा यूरोपियन कंट्री के लिए एक बाजार होगा, यानी हम सभी लोग एक दूसरे के देश में अपना प्रोडक्शन भेज सकते हैं, वहां से खरीद सकते हैं, किसी प्रकार का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा, किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं होगा। ठीक है। 2002 में, जनवरी 2002 में हमने क्या किया, एक करेंसी अपनाया कि भाई हम लोगों का एक ही करेंसी होगा। जैसे कि हमारे पास फ्रांस के पास अलग करेंसी है, ब्रिटेन के पास अलग करेंसी है, जर्मनी के पास अलग करेंसी है, लेकिन हमने एक करेंसी अपनाएंगे, इसका नाम रखा है यूरो। यानी वह यूरो जो होगा हर एक कंट्री में मान्य होगा, किसी भी कंट्री में जाएँ वह चलेगा। ठीक है। जैसे कि हमारे पास इंडिया की करेंसी है रुपया, यदि हम ब्रिटेन में जाएंगे या फिर अमेरिका में जाएंगे तो वह हमारा रुपया में नहीं चलेगा, वहाँ हमें कन्वर्ट कराना पड़ेगा डॉलर में। ठीक है। उसके बाद हम वहाँ पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लेकिन जो वो सब देश है वहाँ पे दिक्कत नहीं है। वो यदि आपका फ्रांस का पैसा हो, कहीं का पैसा हो, मतलब वो यूरो में होगा और यूरो हर एक देश में चलेगा। ठीक है। जैसे कि हमारा भारत का पैसा है वो नेपाल में चल जाता है, नेपाल में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप यदि 10 रुपये लेके जाओगे तो वहाँ 15 रुपया चलेगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। जैसे कि आप कोई अमेरिकन यहाँ आता है डॉलर लेके, तो वहाँ यदि वो $1 लेके आएगा तो वह $1 का वैल्यू इंडिया में $100 के बराबर है। और यदि आप जाते हो यहाँ से यहाँ अमेरिका, तो यदि आप 80 रुपये लेके जाओगे तो वहाँ पर $1 के बराबर उसका वैल्यू होगा। ठीक है। आगे चलते हैं। 2004 साइप्रस, चेक गणराज्य, एस्टोनिया, हंगरी, कौन कौन से शामिल होते हैं अभी वो उसी देख रहे हैं। लताविया, लिथुआनिया ये महत्वपूर्ण है। लिथुआनिया क्यों महत्वपूर्ण है, आपको याद होगा कि यूएसएसआर को अलग होने वाला एक देश था लिथुआनिया, और यह 2004 में उसमें जाकर शामिल हो जाता है। ये सारे कंट्रीज क्या था, चेक गणराज्य हो गया, एस्टोनिया हो गया, लताविया हो गया, लिथुआनिया हो गया, ये सब कंट्री, स्लोवाकिया हो गया, ये सब कंट्रीज कौन थे, जो यूएसएसआर के विघटन के साथ अलग होते हैं। और वहाँ से अलग होने के बाद क्या किए, ये यूरोपीय यूनियन में शामिल हो जाते हैं। ठीक है। 2007 में, और जो यूक्रेन का वार जो हो रहा है, यूक्रेन भी क्या कह रहा था, क्यों वार हुआ वहाँ पर, क्योंकि यूक्रेन कह रहा था कि मैं अब यूरोपीय यूनियन का मेंबर हो जाऊंगा, नाटो का मेंबर हो जाऊंगा। इसी को लेकर के रशिया को विरोध था और इसी के लेकर के वहाँ पर आंदोलन हो रहे हैं, और उसी के कारण वहाँ पर बमबारी लगातार कर रहा है अमेरिका, रशिया। बुल्गारिया, रोमानिया कब शामिल होता है, 2007 में। लिस्बन की संधि होते हैं 2009 में, ध्यान रखिएगा। 2012 में क्या होता है, यूरोपीय संघ को नोबेल शांति पुरस्कार दिया जाता है। ये ऑर्गेनाइजेशन इतना पावरफुल हो जाता है कि उसको और फिर नोबेल शांति पुरस्कार मिलता है कि भाई आपने कुछ ऐसा काम किया जिससे वर्ल्ड में पीसफुल एस्टेब्लिश हो रहा है। नेक्स्ट हमारा क्रोएशिया यूरोपीय संघ का 28वां राज्य बना। कब, 2013 में क्रोएशिया। उसके बाद 2016 में ब्रिटेन में जन्म संग्रह होते हैं, जिसमें 59.89% लोग क्या करते हैं कि बाहर होने के लिए फैसला सुनाते हैं। आगे समझ में, सैनिक ताकतों के हिसाब से, अब यूरोपियन यूनियन की बात करें तो सैनिक ताकतों के हिसाब से यह दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सैनिक ताकत है। पहला अमेरिका है, दूसरा यूरोपीय यूनियन है। यूरोपीय संघ के 2 देश ब्रिटेन और फ्रांस के पास अपने परमाणु हथियार भी है। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर ने ब्रिटेन को यूरोपीय बाजार से अलग रखा। डेनमार्क और स्वीडन ने मॉन्ट्री संधि और साझी मुद्रा यूरोपीय यूनियन को मानने से इनकार कर दिया। देखिएगा, डेनमार्क और स्वीडन ऐसा देश है जो कि यूरोपीय यूनियन का पार्ट तो है, लेकिन कहा कि भाई मैं यूरो को नहीं मानूंगा, यानी मॉन्ट्री संधि को उन्होंने मानने से इनकार कर दिया। यानी कि वो ये जो हुआ था मॉन्ट्री संधि और साझी यूरोपीय मुद्रा को मानने से वो इनकार कर देते हैं। समझ में आ गया होगा बात आपको। चलते हैं अगला। या अब आप बात करते हैं यूरोपीय यूनियन पर जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, ऐसे मैंने बताया, और यूरोपीय यूनियन से क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं। जैसे आप देख लीजिएगा, 1-2 बार देखोगे ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। बाकी हम तो क्वेश्चन करवाएंगे ही, वहाँ से आपके और भी कंसेप्ट जो बचा खुशा रहेगा वो भी क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है
दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन यानी आसियान। आसियान के बारे में क्या है, तो 1967 में इस क्षेत्र के 5 देशों, पहले शुरुआती ध्यान रखिएगा 5 देश ही थे। 1967 में क्या हुआ, फॉर्मेशन किस वर्ष हुआ, 1967 में ध्यान रखिएगा 5 देश थे। कौन कौन, बैंकॉक घोषणा पत्र किया गया था, हस्ताक्षर देखिए यहाँ पर हमने कौन सा घोषणा पत्र हुआ था, बैंकॉक। कौन सा घोषणा पत्र था, बैंकॉक, ठीक है। बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके आसियान की स्थापना की गई। ये 6 ये देश थे कौन कौन, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। कौन कौन देश थे, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। ये 5 देश ने मिलकर के बैंकॉक घोषणा पत्र पर साइन करते हैं। आसियान का उद्देश्य क्या था, मुख्य रूप से आर्थिक विकास को तेजी करना था। इसका काम क्या था, आर्थिक विकास को तेज करना और उसके माध्यम सामाजिक और सांस्कृतिक विकास पर हासिल करना था। बाद के देशों में ब्रुनेई, फिर बाद में कौन कौन देश शामिल हुए, ब्रुनेई हुए, दारुसलाम, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया भी देश इसमें शामिल हो गए। और वर्तमान में कितने देश हैं, इसमें अभी वर्तमान में 10 देश मेंबर कंट्रीज हैं। इंडिया इसका मेंबर है कि नहीं, ध्यान रखिएगा इंडिया इसका मेंबर नहीं है। अगला क्या है, औपचारिक टकराव रहित और सहयोग। इसका मेन इसका काम क्या था कि भाई हम आपस में मिलजुल कर काम करेंगे, आपस में ट्रेड करेंगे, आपस में बिजनेस करेंगे, यानी कि आपस में एक दूसरे के सुख दुख को शेयर करेंगे, इसलिए ये बनाया गया था। क्या है आगे, औपचारिक टकराव रहित और सहयोगात्मक मेल मिलाप का नया उदाहरण पेश करके आसियान ने काफी यश कमाया और इसको आसियान शैली भी कहा जाने लगा। 2003 में आसियान ने ज़्यादा व्यापक बनाया गया। आसियान सुरक्षा समुदाय, आसियान आर्थिक समुदाय और आसियान सामाजिक सांस्कृतिक संगठन नामक 3 स्तंभों के आधार पर आसियान समुदाय की दिशा में कदम उठाए गए। आसियान के देशों की सुरक्षा और विदेशी नीति में तालमेल बनाने के लिए 1994 में आसियान क्षेत्रीय संगठन ARF की स्थापना की गई। ठीक है, इससे समझ में आ रही होगी आपको, ये पढ़ लीजिएगा। बाकी यहाँ से ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है कि आसियान क्षेत्रीय सहयोग संगठन की स्थापना कब की गई, 1994 में। भारत को इसमें कब शामिल किया गया, भारत को एक साझेदार देश के रूप में मान्यता दी गई थी। इंडिया को शामिल किया गया 1992 में। कब, इंडिया को 1992 में। क्या भाई आप क्षेत्रीय वार्ताकार हमारे लिए हो। क्यों अपनाया गया, क्योंकि 1991 में यूएसए के डिसॉल्व होने के बाद भारत के पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए भारत ने क्या किया, लुक ईस्ट पॉलिसी को अपनाया, ओपननेस की नीति को अपनाया। इसके तहत इन्होंने आसियान कंट्रीज को वरीयता दिया और इसके तहत इन्होंने इससे संबंध बनाए। क्लियर, नेक्स्ट चलते हैं। क्या है, भारत ने 1991 में क्या हुआ था, लुक ईस्ट पॉलिसी अपनाया और 2014 से इसे एक्ट ईस्ट पॉलिसी की नीति की अपनाएगी। पहले 1991 में अब प्रधानमंत्री कौन थे, ध्यान रखिएगा, तो प्रधानमंत्री हुआ करते थे PV नरसिम्हा राव। उन्होंने लुक ईस्ट पॉलिसी को अपनाया और नरेंद्र भाई मोदी ने इसे क्या किया, एक्ट ईस्ट पॉलिसी बना दिया कि भाई देखने से कुछ नहीं होगा, कुछ करने से भी होगा, तो सिर्फ पूरब की ओर देखो कि नहीं, देखो ही नहीं, पूरब की ओर कुछ करो, ये भी नीति उन्होंने अपनाया। इससे पूर्वी देशों के साथ आसियान, चीन, जापान और दक्षिण कोरिया से उसके आर्थिक संबंधों में बढ़ोतरी हुई। 2010 में आसियान भारत मुक्त व्यापार क्षेत्र व्यवस्था लागू हुआ। उसके बाद क्या हुआ, 2010 में आसियान भारत मुक्त क्षेत्र व्यवस्था भी लागू हुई। तो क्या, कब, 2010 में। ठीक है, समझ में आ गया होगा ये। इसके बाद एक और पावर उभर कर रहे थे, चाइना। चाइना से क्वेश्चन अभी तक नहीं दिख रहा है मुझे पूछते हुए, लेकिन एग्जामिनर का क्या ठिकाना हो ना, वो चाइना से क्वेश्चन उठा ले, इसके लिए भी इसे भी मैं ले आया हूँ। क्या है, 1978 के बाद, पहले आपको पता होना चाहिए वर्ल्ड में 2 ही पावरफुल कंट्री थे, USA और इसराइल। लेकिन ये माना जा रहा था कि भाई रसिया, चाइना ने क्या किया, धीरे धीरे अपने आप को ओपननेस से अपनाई। क्या, खुले द्वार की नीति से कहा जाता है। 1972 के बाद ही इन्होंने अपनाया कि भाई हम भी अपने देश में बाहरी कंपनियों को स्वागत करेंगे। पहले क्या था, उनका क्लोज इकोनॉमी था कि भाई अंदर से कोई बाहर ना आ सके, बाहर से कोई अंदर ना आ सके। लेकिन 1972 के बाद चाइना को समझ में आ जाता है कि ना भाई, यदि हम इसी तरह से रहेंगे तो एक समय हमारा विनाश हो जाएगा, इसलिए उन्होंने खुले द्वार की नीति अपनाई और अपना विकास किया। 1971 की 8 के बाद जारी चीन की आर्थिक सफलता को एक महाशक्ति के रूप में देखने को मिला। ठीक है, 2040 तक ये दुनिया की सबसे आर्थिक व्यवस्था बनकर उभर सकता है या अमेरिका से भी आगे निकल सकता है। 1949 में क्या हुआ था, माओ के नेतृत्व में एक साम्यवादी क्रांति के बाद चीनी जनवादी गणराज्य की स्थापना हुई थी। यहाँ से आर्थिक सोवियत मॉडल पर आधारित था। पहले क्या था, आर्थिक सोवियत मॉडल पर आधारित थे। आर्थिक रूप से पिछले साम्यवादी चीन ने पूंजीवादी दुनिया से अपने रिश्ते जोड़ लिए। और क्या हुआ, 1972 के बाद इन्होंने क्या हुआ, अपना संबंध जो कैपिटलिस्ट कंट्रीज थे उससे जोड़ने का प्रयास किया। क्या हुआ, ऐसे में उसने अपने संसाधनों से गुजारा करने के अलावा कोई चारा नहीं था। चीन ने 1970 के दशक में
कुछ बड़े नीतिगत निर्णय लिए। 1972 में उसने अमेरिका से संबंध बनाया और अपने राजनीतिक और आर्थिक एडवांस को खत्म कर दिया। 1973 में प्रधानमंत्री चाउ एन लाई ने क्या किया, कृषि उद्योग और सेना और विज्ञापन उद्योग प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आधुनिकीकरण के 4 प्रस्ताव रखे और इस प्रकार उन्होंने मॉडर्नाइजेशन करना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, समझ में आ गया होगा कि क्या 1972 में के बाद से इनमें ओपननेस की नीति आती है। पहले क्या था, क्लोज इकोनॉमी था। इससे क्या होता है कि भाई जो आपके पास रिसोर्सेज है उसी से आपको काम चलाना पड़ेगा, आप ना किसी को दोगे ना किसी से लोगे। ठीक है, लेकिन इसके बाद 1972 के बाद क्या किया उन्होंने अपने नीति में चेंज किया चाउ एन लाई द्वारा, और उन्होंने बाहरी लोगों से भी अपनी मदद किए और मदद लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या है, 1978 में तत्कालीन नेता डेंग शाओपिंग ने चीन में आर्थिक सुधार के और खुले द्वार की नीति अपनाई। कौन से नेता थे 1978 में खुले द्वार की नीति अपनाने वाले थे? डेंग शाओपिंग, नाम भी याद रखिएगा। ये घोषणा की। चीन 2001 में विश्व व्यापार संगठन में शामिल हो गया, 2001 में विश्व व्यापार संगठन में शामिल हो गया, WTO में। ठीक है, शामिल हो गया। इस तरह वो दूसरे देशों के लिए अपनी अर्थव्यवस्था खोलने की दिशा में चीन ने एक कदम उठाया और 97 में वित्तीय संकट के बाद आसियान देश की अर्थव्यवस्था को टकराए रखने में चीन के आर्थिक उभार ने काफ़ी मदद की। के बाद देख लीजिएगा, बात ही ज़्यादा नहीं है। भारत में चीन के साथ क्या, आपको पता होना चाहिए 1962 में हमारा चीन के साथ युद्ध होता है, उसके बाद हमारे चाइना के साथ संबंध खत्म हो जाते हैं। लेकिन राजीव गांधी सरकार के आने के बाद फिर से हमने चाइना के साथ संबंध बनाने का प्रयास किया। दिसंबर 1988 में राजीव गांधी द्वारा चीन का दौरा करने के बाद भारत चीन संबंधों को सुधारने का प्रयास को बढ़ावा मिलता है और 1990 में भारत और चीन के बीच व्यापार 30% सालाना की दर से बढ़ जाता है। ठीक है, और देख लीजिए, कुछ है नहीं। यूनाइटेड नेशन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको बोल सकते हैं VVI। ये बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है। ऐसा एक भी एग्जाम नहीं है जिसमें से इसे 4 से 5 क्वेश्चन ना पूछे गए हों। क्या आपने सही सुना, 4 से 5 क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ से। हर एक बार आपके पैसेज से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, इसे कि भाई कुछ डाल दिया जा रहा है, बताइए इसमें कौन होगा, क्योंकि ये बहुत ही एक पूरा का पूरा चैप्टर ही यूनाइटेड नेशन पे है। तो ये ध्यान रखिएगा, इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप बनने की संभावना बहुत ज़्यादा है। ठीक है, आप ऐसे ही बांट सकते हो कि पूरा का पूरा एक टॉपिक लेके बैठा हुआ है, आपके पास है टोटल 9 और 9 में से आपके 25 से 30 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो ऑटोमेटिक इसके पास कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन तो ऑटोमेटिक आ ही रहे हैं हिस्से में। लेकिन ये इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है, कुछ एग्जाम में 5 से 6 क्वेश्चन भी से पूछे जा रहे हैं। तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इसके डेट्स महत्वपूर्ण है। क्या इसमें कंसेप्ट कुछ नहीं है, डेट इंपॉर्टेंट है, तो डेट पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा। कौन से ऑर्गेनाइजेशन कब बना, इसका क्या वर्क था, ये ध्यान देते चलेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं आपके लिए रहा है, ये क्या है, कर रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ का विकास। पहले विश्व युद्ध देखिए क्या कब क्यों किया गया था, थोड़ा सा कंसेप्ट समझ लेंगे तो इसको याद करने में आसानी होगी, तो समझने में आसानी होगी। दूसरी विश्व युद्ध समाप्त होता है तो भाई ये पता चलता, पहले होता लीग ऑफ नेशन बना था 1919 में कि भाई वर्ल्ड वार समाप्त हुआ फर्स्ट, और उसके बाद वर्ल्ड में एक वर्ल्ड गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होना चाहिए, जो कि यदि कोई देश में कोई कन्फ्लिक्ट हो तो उसको किस प्रकार सोल्व किया जाएगा, इसके लिए लीग ऑफ नेशन की स्थापना की जाती है। लेकिन लीग ऑफ नेशन कामयाब नहीं हो पाता है और इसी के परिणाम स्वरूप सेकेंड वर्ल्ड वार हो जाते हैं। तो अब ऐसा युद्ध ना हो, इसको लेकर के संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की विचार चलता है। ठीक है, ऐसा काम क्या होता है कि भाई वर्ल्ड में किस प्रकार से पीसफुल शांति स्थापित कर सके, किस प्रकार हम इसको विकास कर सके, हर एक कंट्री का डेवलपमेंट कैसे हो, ह्यूमन राइट्स की रक्षा कैसे हो, इस सब को ध्यान में रखते हुए, इस सब एम को रखते हुए यूनाइटेड नेशन या संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की जाती है। ठीक है, आते हैं पहले विश्व युद्ध ने दुनिया को इस बात को यही है। फिर क्या हुआ था, वो कोल्ड वार चला था, उसी के बारे में बता रहा, पहले लीग ऑफ नेशन था, इसी के बाद यह संगठन बन के आता है, पढ़ लो। आगे चलते हैं। लीग ऑफ नेशन के उत्तराधिकारी के रूप में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई, वो किसका उत्तराधिकारी, ध्यान रखिएगा लीग ऑफ नेशंस क्या है, जो कि 1919 में इसकी स्थापना करी गई थी। दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के तुरंत बाद 1945 में इसे स्थापित किया गया। कब? 1945 में इसे स्थापित किया गया और 51 देश द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र पर दस्तखत किए गए थे। जो इसका स्थापना किया गया था 24 अक्टूबर 1945 में, तो उस समय इसमें 51 मेंबर्स ने इस पर हस्ताक्षर किए थे। 2011 तक संयुक्त राष्ट्र संघ के देशों की संख्या 193 थी। इसमें लगभग सभी स्वतंत्र देश शामिल है। संयुक्त राष्ट्र संघ के आम सभा में हर एक सदस्य को एक वोट मिला है। क्या आम सभा जो होता है वहाँ पर हर एक मेंबर सदस्य को एक जनरल असेंबली में हर एक कंट्री को सिंगल वोट दिया गया है कि भाई जितने भी कंट्री हो, 193 कंट्री हो, सभी को इक्वल पार्टिसिपेशन मिला गया है। एक कंट्री एक वोट एक वैल्यू। ठीक है,
आगे चलते हैं इसकी सुरक्षा परिषद में। इसमें सबसे महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन इसके अंग है जो है सुरक्षा परिषद, जिसको बोलते हैं हम लोग सिक्योरिटी काउंसिल। इसका ही काम होता है कि भाई वर्ल्ड में पीस कीपिंग करना, पीस कीपिंग फोर्स यही भेजते हैं। सुरक्षा काउंसिल में टोटल 15 मेंबर्स होते हैं और इनमें से 5 होते हैं जो अस्थायी होते हैं, जिनके पास वीटो पावर होता है, जिनकी सदस्यता कभी समाप्त नहीं होती है। जिनमें से 5 देश कौन कौन से हैं? अमेरिका, USA, रसिया, फ्रांस, ब्रिटेन और चाइना। ये 5 देश हैं जिनके पास वीटो पावर है। ठीक है, वीटो पावर क्या होता है? तो भाई यदि कोई भी मैटर आए जिन पर विवाद चलना है, इनमें से वीटो पावर में से कोई भी देश ने कह दिया ना भाई ये नहीं होना चाहिए, तो हमारी वोटिंग ही नहीं होगी, इसी को बोलते हैं वीटो पावर। इसके अलावा 10 कंट्री और होते हैं जिनका काम क्या होता है? इनके पास भी अधिकार होते हैं, लेकिन इनका जो सदस्यता होता है वो अस्थायी होता है, ये अनपरमानेंट होते हैं, यानी हर एक 2 साल के बाद इनको हटा दिया जाएगा। ठीक है, इसको सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी सदस्य होते हैं, इनके नाम है अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे अधिक दिखने वाला सार्वजनिक चेहरा है उसका प्रधान प्रतिनिधि महासचिव। महासचिव कौन है? एंटोनियो गुतेरेस। वर्तमान महासचिव कौन है? एंटोनियो गुतेरेस है। संयुक्त राष्ट्र संघ के 9वें महासचिव, ये कब किस नंबर के हैं? ये क्वेश्चन पूछ दिया है, आज पूछ देगा कि भाई बताओ बान की मून किस नंबर के राष्ट्रपति महासचिव थे? तो वो 8वें नंबर के थे। ये एंटोनियो गुतेरेस किस नंबर के हैं? 9वें नंबर के हैं। इनका कार्यकाल कितने साल का होता है? तो 5 साल का होता है, लेकिन यह 1 से ज़्यादा बार भी खड़े हो सकते हैं। इन्होंने महासचिव का पद 1 जनवरी 2017 को संभाला और ये 1995 से 2002 तक पुर्तगाल के प्रधानमंत्री थे। कहाँ के थे? तो यह पुर्तगाल के थे। इसके अलावा और भी ऑर्गेनाइजेशन थे, उसके बारे में देखते हैं। देखिए इसको किस प्रकार से शुरुआत किया गया था, इसका इतिहास किस प्रकार का रहा वो देख लेते हैं। जैसे यूरोपियन यूनियन को तो मैंने देखा, इसमें क्या है? पहला 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ का विचार अटलांटिक चार्टर आता है, जिसमें विचार रखा गया कि हाँ भाई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए जो कि वर्ल्ड में पीस कीपिंग एस्टेब्लिश कर सके। संयुक्त राष्ट्र संघ शब्द का प्रयोग पहली बार अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने किया था। जॉर्ज रूजवेल्ट ने इसका प्रयोग सबसे पहले शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, उसके बाद याल्टा सम्मेलन होता है 1945 में। रूजवेल्ट, स्टालिन तथा चर्चिल ने हिस्सा लिया। इस सम्मेलन में सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी सदस्यों को वीटो का पावर दिया गया। इसमें क्या हुआ था? याल्टा सम्मेलन होता है 1945 में। इसमें से रूजवेल्ट अमेरिका से, स्टालिन रसिया से और चर्चिल ब्रिटेन से, इन्होंने पार्टिसिपेट किया। इनमें से 5 कंट्रीज को यहाँ पर वीटो का पावर दिया गया था। आगे देखते हैं। अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि सर तो ये चाइना को क्यों दिया गया? चाइना क्या पावरफुल कंट्री था? क्योंकि हर एक कॉन्टिनेंट को आपको कुछ पार्टिसिपेशन देना था। तो उस समय एशिया तो एक बड़ा कॉन्टिनेंट था, सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। क्या चाहते हो कि सिर्फ और सिर्फ आप यूरोपियन कंट्री से बना लो? तो इसलिए एशिया में सबसे पावरफुल कंट्री, सबसे बड़ा कंट्री कौन था? तो चाइना था। इसलिए चाइना को वहाँ पर रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है। ठीक है, 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर स्वीकार किया गया। इसलिए 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब? 24 अक्टूबर को हम लोग संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस के रूप में मनाते हैं। 10 फरवरी 1946 को लंदन के वेस्टमिंस्टर हॉल में संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा का पहला अधिवेशन होता है। ये भी इंपॉर्टेंट है। पहला अधिवेशन कब हुआ, कब स्थापना हुई, ये सब चीज़ें ध्यान रखिएगा। यह पढ़ लोगे क्लियर हो जाएगा। बाकी क्वेश्चन से धीरे धीरे क्लियर करेंगे। और भी राज्यों के मध्य विवादों का निपटारा करने और राष्ट्रों में आपसी सहयोग सामंजस्य को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण किया गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो ये न्यूयॉर्क में है। इसकी आधिकारिक भाषा 5 है। ध्यान रखिएगा, फ्रेस्का से आपको मैंने ट्रिक बताया था। क्या क्या? फ्रेस्का, FRESCA। क्या क्या हो जाएगा? फ्रेंच, रसियन, इंग्लिश, स्पेनिश, चाइनीज और अरबी। ये 5 भाषा है। लेकिन ऑफिशियल लैंग्वेज कौन है? मात्र 2 है। ऑफिशियल लैंग्वेज मात्र है इंग्लिश और फ्रेंच, 2 ही इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है। ठीक है, बाकी ये 5 भाषाओं को दर्जा दिया गया है। सचिवालय के कामकाज में केवल अंग्रेजी और फ्रेंच को ही भाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। ठीक है, क्लियर है। इसके कौन कौन से अंग हैं यूनाइटेड नेशन की? ध्यान रखिएगा, यहाँ क्वेश्चन पूछ देगा आपसे, बताओ कि इनमें से कौन सा अंग संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग है? कौन है? सुरक्षा परिषद यानी सिक्योरिटी काउंसिल, जनरल असेंबली, सामाजिक और आर्थिक परिषद, सचिवालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और न्यास परिषद। ये जो न्यास परिषद है अब यह समाप्त हो गया है। 1999 के बाद इसे समाप्त माना जा रहा है। क्यों? क्योंकि ट्रस्टी काउंसिल का काम होता था कि भाई कोई देश ऐसा हो जो छोटा देश हो, जो अपना प्रशासन खुद नहीं कर पा रहा है, तो उन पर कोई बड़ा देश होगा, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाता था कि भाई जाओ उस देश की देखभाल करो। और इसी के लिए ये बनाया गया था ट्रस्टीशिप काउंसिल। ठीक है,
अब यह समाप्त हो गया कि माना जाता है कि भाई हर एक देश अपना संप्रभु है, सोवरेन है और वो अपना शासन चला सकता है, इसलिए अभी लगा कि इसको अब ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों एजेंसी। इसके साथ साथ बहुत सारी एजेंसियां हैं। कौन कौन सी एजेंसी है? अब अकेले काम कर नहीं पाएगा तो उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन है, एजेंसी है। जैसे ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में। आपको यहाँ एजेंसी से ये ध्यान रखना है कि कौन सी एजेंसी का हेडक्वार्टर कहाँ है, ये याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। ILO का मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड, जेनेवा में है। संयुक्त राष्ट्र संघ सामाजिक एवं सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो पेरिस में है। इसके अलावा कृषि एवं खाद्य संगठन FAO का मुख्यालय कहाँ है? तो रोम इटली में है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। आगे चलते हैं बच्चों, कोष, कुछ फंड है, क्या क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ अंतर्राष्ट्रीय बाल कोष आपातकालीन कोष कहाँ है? यूनिसेफ है। इसका मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन में है। ठीक है, इस प्रकार वर्ल्ड बैंक का देख लीजिएगा हेडक्वार्टर कहाँ है? तो वाशिंगटन DC में है। इस प्रकार देख लीजिएगा कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन का संगठन कहाँ पर है, मुख्यालय कहाँ है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। मैं जो फॉलोइंग में देखने को मिल सकता है। ये आपके सिक्योरिटी काउंसिल के चेयर दिख रहा है, जिसमें से आपको जो यह 5 कंट्रीज है यह परमानेंट मेंबर वाले हैं, और ये जो है 5 इधर ये नॉन परमानेंट है, जो कि 5 साल हर एक 2 साल पर चेंज होते हैं। ये परमानेंट है और ये नॉन परमानेंट है। सुरक्षा परिषद के बारे में मैंने आपको बताया कि इसमें से पहले क्या हुआ करते थे? 9 मेंबर थे। ठीक है, अभी कितने हैं टोटल? 10 और 5 15 मेंबर है। इसमें से कोई भी जब डिसीजन लेना होता है सुरक्षा परिषद को, तो उसमें से 15 में से 9 मेंबर उसके पक्ष में होंगे, तभी वो फैसला लिया जाएगा। 9 मेंबर होने चाहिए उसके पक्ष में, लेकिन साथ साथ कोई वीटो कंट्री उस पर वीटो ना लगाया हो। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं महासभा। महासभा के बारे में जानते हैं। यह लोकतांत्रिक संस्था है क्योंकि इसमें सभी राज्यों का समान प्रतिनिधित्व है। अब देखिए सिक्योरिटी काउंसिल देखते हैं तो सिक्योरिटी काउंसिल में हर एक स्टेट को इक्विवेलेंट रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया गया है, लेकिन यदि हम बात करें यहाँ पे महासभा में जनरल असेंबली में, तो यहाँ पर हर एक स्टेट को इक्वल पार्टिसिपेशन दिया गया कि हाँ भाई यहाँ पर सभी राज्य बराबर हो। महासभा की बैठक प्रतिवर्ष सितंबर माह में होती है। इसकी बैठक में विभिन्न अध्यक्ष और कई उपाध्यक्षों का निर्वाचन किया जाता है। महासभा के महत्वपूर्ण निर्णय उस समय उपस्थित एवं मतदान करने वाले 2/3 बहुमत से लिए जाते हैं। ठीक है, महासभा में केवल परामर्शित, इसमें क्या होता है? सिर्फ और सजेशन दिए जाते हैं कि भाई आपको ये करना चाहिए। इनका जो डिसीजन होता है वो बाध्य नहीं होता है, लेकिन इनके डिसीजन फिर जाता है सिक्योरिटी काउंसिल में। सिक्योरिटी काउंसिल डिसाइड करेगा कि हाँ भाई क्या होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। 1953 में भारत की विजय लक्ष्मी पंडित क्या होता है? संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष बनती है। पहला महिला अध्यक्ष कौन बनती है? तो भारत की 1953 में विजय लक्ष्मी पंडित। ये भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इंडिया से रिलेशन रखती है। अगला बच्चे हमारे लिए ये रहा सचिवालय। सचिवालय क्या? संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रशासनिक संस्था है जिसका कार्य संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यों का प्रशासनिक प्रबंधन करना होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव संयुक्त राष्ट्र का प्रशासनिक प्रधान होता है। कौन? महासचिव, जो भी एंटोनियो गुतेरेस है वो इसके प्रधान होते हैं। मेन ऑर्गेनाइजेशन याद रखिएगा कौन कौन से है। इनकी नियुक्ति क्या की जाती है? हर एक बार 5 साल के लिए किया जाता है। ठीक है, महासचिव का निर्वाचन 5 साल के लिए किया जाता है और ये दोबारा भी नियुक्त हो सकते हैं। इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की भूमिका क्या क्या है? सचिवालय के प्रधान के रूप में और कूटनीतिक, दुनिया के पहले कूटनीतिक। ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि बताओ डिप्लोमेटिक इन द वर्ल्ड फर्स्ट डिप्लोमेट, यानी डिप्लोमेटिक वर्ल्ड के फर्स्ट डिप्लोमेट का दर्जा किन्हें दिया जाता है? तो महासचिव को। ठीक है, उनको कहा जाता है। आगे देखते हैं, यहाँ पर एक डेट में बता दिया हूँ, मतलब कि कौन कौन यहाँ पर अभी तक 9 देखने को मिले। 9 महासचिव बनकर आए, सेक्रेटरी जनरल। तो इनमें से एक बात देख लीजिएगा कौन से व्यक्ति कब बने हैं। आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि कौन कब बना है। आपसे कोई इंपॉर्टेंट घटना बता दिया जाएगा, बताया जाएगा भाई इस घटना के समय में सिक्योरिटी काउंसिल के अध्यक्ष कौन थे, वहाँ पर ध्यान रखिएगा। इस तरह से पूछ दिया जाए कि भाई बताओ जब इंडिया पाकिस्तान का वार हुआ था 1971 का, तो उस समय में UNO के अध्यक्ष कौन हुआ करते थे, क्योंकि यह मैटर UNO में गया था, तो उसमें अध्यक्ष कौन थे, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपको डेट याद रखिएगा तब तो बता पाओगे कि हाँ भाई कौन थे, तो यूथ हॉट थे। कौन थे? यूथ हॉट हुआ करते थे। आपसे ये भी पूछ सकता है कि भाई बताओ क्यूबन मिसाइल क्राइसिस समय कौन थे, तो आप बता सकते हो कौन थे, तो यूथ हॉट ही थे उस समय भी। आप ये डेट्स याद रखिएगा।
सारे को पढ़ लीजिएगा या कर लीजिएगा, बाकी हम क्या बताएं। आगे सामाजिक एवं आर्थिक परिषद, इसमें कितने मेंबर है, ध्यान रखिए 54 सदस्य होते हैं। 18 सदस्य प्रति 3 वर्ष पर निर्वाचित हो जाते हैं। क्या कितने होते हैं, हर एक 3 वर्ष पर 18 मेंबर नए आते हैं, 18 व्यक्ति बाहर निकलते हैं 3 वर्ष के बाद। इसका मूल्य कार्य विश्व का सामाजिक एवं आर्थिक विकास करना होता है। सामाजिक आर्थिक परिषद में क्या क्या आएंगे आपके, यूनेस्को आ जाएंगे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन आ जाएंगे, यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन आ जाएगा। जितने भी ILO हो गया, WTO हो गया, WHO हो गया, यूनेस्को हो गया, सब क्या है इसी के अंग होते हैं। और इसमें खाली याद करना है कि किस ऑर्गेनाइजेशन के कौन से अंग का, एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है, वो आपके लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट होगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में जानते हैं, ये क्या है, ये वर्ल्ड न्यायालय के बारे में होता है कि भाई ये पूरे वर्ल्ड में कोई मैटर हो तो उसको बारे में यहाँ पर डिस्कशन होती है। ये इसका मुख्यालय कहाँ है, नीदरलैंड के हेग शहर में है। ये क्वेश्चन पूछ दिया है कि भाई बताओ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है क्या है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, उसका मुख्यालय कहाँ है, तो नीदरलैंड की राजधानी, नीदरलैंड के स्थान है, शहर है हेग में, उसका रखा गया है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का निर्णय क्या होता है, परामर्शकारी होता है, यानी किसी देश को ये सजेशन दे सकता है कि हाँ भाई आप जो डिसीजन दे रहे हो ये गलत है, आपको ये ऐसा करना चाहिए, ये डिसीजन देगा। ठीक है, अगला क्या है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के द्वारा दिए गए निर्णय को बाध्यकारी रूप से लागू करने का शक्ति किसके पास है, तो सुरक्षा परिषद यानी सिक्योरिटी काउंसिल ये डिसाइड करेगा कि भाई आप जो डिसीजन दे रहे हो इसको सही में ग्राउंड लेवल पर इंप्लीमेंट करें या ना करें। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं, इसका संरचना क्या होता है। इसका मुख्यालय देखिए हेग में है जो कि नीदरलैंड में है। अगला क्या है, इसका आधिकारिक भाषा 2 भाषा को रखा गया है, अंग्रेजी और फ्रेंच। मैंने आपको बताया था कि भाई यूनाइटेड नेशन ने 5 भाषाओं को दर्जा दिया। ये फ्रेंच का जो ये है FRESCA यानी 6 भाषाओं को दर्जा दिया गया, फ्रेंच, रशियन, इंग्लिश, स्पेनिश, चाइनीज और अरेबिक, ये 6 भाषाएं दी गई दर्जा भाषा का। लेकिन जो ऑफिशियल लैंग्वेज है यानी कि ऑफिस में जो वर्क होते हैं, सचिवालय में हो गए या फिर आपकी इंटरनेशनल कोर्ट में, तो वहाँ पर 2 ही भाषा में बात होती है, एक है फ्रेंच और एक है अंग्रेजी। ठीक है, इसमें टोटल न्यायाधीश कितने होंगे, तो 15 होंगे। लेकिन जो उसका कोरम पूरा करने के लिए जो न्यायाधीशों की संख्या होनी चाहिए वो 9, ये वहाँ पर 9 होने चाहिए। और उनका कार्यकाल भी देखा जाता है तो 9 वर्ष का होता है। ठीक है, तो कितने वर्ष का होता है, तो 9 वर्ष का होता है। और भारत के एक न्यायाधीश है दलबीर सिंह भंडारी, जो इंटरनेशनल कोर्ट जस्टिस में जस्टिस है। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है, न्यायाधीश दलबीर सिंह भंडारी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में निर्वाचित हुए हैं। आगे देखते हैं, विश्व व्यापार संगठन WTO क्या करता है, इसका काम क्या होता है कि वर्ल्ड में जो ट्रेड हो रहे हैं उसको ऑपरेट करना। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ये बनकर आता है 1995 में। तो आपके मन में आ रहा होगा सर तो 1995 से पहले जो व्यापार हो रहा था वो कौन लीड कर रहा था, तो वो कर रहा था GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, ये कर रहा था। देखिए एक एग्रीमेंट होता है 1944 में, इसको बोलते हैं ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन, ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस 1944 में देखने को मिलता है। इसके द्वारा तीन संगठन बनकर आते हैं। कौन कौन, एक होता IMF, एक होता वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ये GATT और वर्ल्ड बैंक। IMF, वर्ल्ड बैंक और थर्ड वन होता है GATT, GATT। ये 3 संगठन बनकर आते हैं जो कि वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं, जो कि वो ये ट्रेड को संचालित करते हैं। अब क्या हुआ, जो GATT होते हैं इन्हीं का नाम को चेंज कर दिया जाता है और इसको 1995 में जो GATT था उसको बनाकर चेंज कर दिया जाता है और उसका नाम कर दिया जाता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसके कुछ कार्य में चेंजिंग किया जाता है और जो मेन काम था क्या, इनका काम था जो ट्रेड होता है उनको देखना, वर्ल्ड WTO का भी काम वही है। ठीक है, तो अब यदि आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है कि भाई बताओ WTO की स्थापना कब हुई, तो बताइएगा 1995 ना कि 1944। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, चले आगे नेक्स्ट पे देखते हैं क्या है एमनेस्टी इंटरनेशनल। ये क्या है, एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है, ह्यूमन राइट्स को वॉच करता है कि भाई कौन सा कंट्री में ह्यूमंस की स्थिति कैसी है, वहाँ की गवर्नमेंट मानव अधिकार की रक्षा कर पा रहा है कि नहीं, उसके साथ कुछ गलत तो नहीं कर रहा है। इसी को देखने के लिए एमनेस्टी इंटरनेशनल द्वारा यह देखा जाता है। और इसका स्थापना कब हुआ था, 1961 के लंदन में। यह कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, एक यह जस्ट और ये NGO की तरह वर्क करता है। यह खुद अपना डाटा कलेक्ट करता है कि हाँ भाई इस देश में, जैसे इंडिया में, इराक में, सीरिया में ह्यूमन राइट्स की स्थिति क्या है, उसके अकॉर्डिंग अपना डाटा पब्लिश करता है। ठीक है, हाँ, ये पूरे देश में मानवाधिकारों की रक्षा के लिए अभियान चलाता है। यह संगठन मानवाधिकार से जुड़ी रिपोर्ट तैयार करता है और प्रकाशित करता है। ठीक है, समझ गए होंगे आप। मेन डेट याद रखिएगा
किया, लंदन में इसका मुख्यालय, और 1961 में इसका स्थापना किया गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ के कुछ अन्य निकाय है जिसका बस याद रख लीजिएगा क्या क्या है। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड टैरिफ अंकटाड, इसका स्थापना कब किया गया था, तो 30 दिसंबर 1964 को। बट डेट याद रखिएगा। मुख्यालय कहाँ है, तो जिनेवा। अंकटाड का मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा में है, और इसका स्थापना कब की गई थी, 1964 में। इसका उद्देश्य क्या होता है कि जो अल्प विकसित देश है उनके आर्थिक मदद करना और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहित करना। दूसरा क्या है, UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। बस डेट याद रखिएगा, 22 दिसंबर 1965 में इसकी स्थापना किया गया था। मुख्यालय कहाँ है, तो न्यूयॉर्क में है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य अल्प विकसित देशों द्वारा समान आर्थिक विकास, उनका आर्थिक विकास करना की दिशा में एक प्रयास की तीव्र, ताकि वहाँ पर तेज विकास करना चाहिए। जैसे कि जो छोटे देश है, अब बड़े बड़े देश है जिनके पास अच्छा कैपिटल है, पैसे हैं, वो इंडस्ट्री अच्छे हैं तो अच्छा विकास कर पाएगा। लेकिन जो छोटे देश है उनको भी विकास में लाना है, डेवलपमेंट कराना है, तो इसका इस सबको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। ठीक है, तो अंकटाड हो गया, UNDP हो गया, ये सब क्या है, यूनाइटेड नेशन के अंग है। अगला क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ में सुरक्षा, संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार और भारत। अब आपके मन में बार बार आ रहा होगा कि सर भारत को संयुक्त राष्ट्र संघ में परमानेंट मेंबरशिप क्यों नहीं मिल रही है। तो देखो, अब यदि जो कभी चेंजिंग हुआ कि भाई ऐसा मिलना चाहिए, तो भारत को मिलने की संभावना बहुत कम है। तो कभी देश में कौन कौन से हैं, भारत है, जर्मनी है, ब्राज़ील है, जापान है, ये सब कंपटीशन में कि हमें मिलना चाहिए। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हर एक कॉन्टिनेंट को मिलना चाहिए। यदि चाइना, ये यूरोप से तो भाई 3 मेंबर पहले से हैं, तो वहाँ पर जर्मनी को मिलने का कोई चांस ही नहीं है। एशिया की बात करें तो एशिया से पहले से ही चाइना है, लेकिन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से एक भी देश नहीं है, इसलिए मे भी चांस बनता है कि वहाँ से मिले। और भारत अभी तक परमानेंट मेंबर नहीं है। यहाँ पर चेंजिंग एक बार किया गया है, कब, देखिए कब चेंजिंग। भारत की एक बड़ी चिंता है कि सुरक्षा परिषद में भारत की संरचना को लेकर संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्य संख्या सन 1965 में 11 से बढ़ा करके 15 कर दिया गया। पहले कितना था, 1965 तक 11 थे, यानी कि 5 में परमानेंट मेंबर प्लस 6 नॉन परमानेंट मेंबर हुआ करते थे। लेकिन 1965 में इसकी संख्या को बढ़ा दिया जाता है। जो 6 थे इसमें 4 और ऐड किया जाता है, यानी 5 प्लस 10, यानी टोटल मेंबर कितने हैं, 15 भी हैं। ठीक है, और भी कोफी अन्नान की अध्यक्षता में एक समिति गठन की गई थी, और उनका डिमांड किया गया था कि भाई इसके मेंबर की संख्या को बढ़ाया जाना चाहिए, कुछ परमानेंट मेंबर भी होने चाहिए, लेकिन उनको वीटो पावर को नहीं दिया जाना चाहिए। इस टाइप से चेंजिंग के ऑप्शन आए थे, लेकिन अभी तक नहीं हुए हैं। जब आएगा तो आपको अपडेट कराया जाएगा। तो यह था आपके महत्वपूर्ण इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि आपको जानना काफ़ी जरूरी था। मैंने अभी तक क्वेश्चन देखे, जितने एग्जाम हो रहे थे उसमें UNO से, यूरोपीय यूनियन से और आपके आसियान से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे थे, इसलिए हमने आपके इन सब टॉपिक्स को एक बार क्लियर कर दिया। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया तो ठीक बात है, नहीं समझ में आया तो फिर घबराने की बात नहीं, इसको हम और भी MCQ के माध्यम से सॉल्व करेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए देखिए एक चीज़ और आपको नोटिफिकेशन दे देना चाहता हूँ कि यहाँ तक, इस लेक्चर तक आपके फॉर्मली आपके सिलेबस कंप्लीट हो चुके हैं, रिवीजन भी कंप्लीट हो चुका है। लेकिन और ये मान लीजिए कि ये आपका लास्ट लेक्चर है, लेकिन फिर भी मैं देखता रहूँगा। अभी पे एग्ज़ाम हो रहे हैं, यदि कुछ हमें लगा कि भाई कुछ चेंजिंग एग्जाम NTA कर रहा है, कुछ ऐसा क्वेश्चन नया आ रहा है, कुछ नया पैटर्न को वो उपयोग कर रहे हैं, तो मैं फिर से आपके लिए लेक्चर लाऊंगा, इसके लिए घबराइएगा नहीं। लेकिन ऐसा लगे तो, लेकिन अभी तक आपको मान के चलना है कि आपके लेक्चर्स एंड होते हैं। इतना तक आप रिविजन करो, इतना तक पढ़ लो, आपके लिए सफिशियंट है। इसके बाहर के क्वेश्चन नहीं आएंगे। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, इससे पहले भी जो मैं पढ़ाया हूँ अभी तक 100% क्वेश्चन टैली हो रहे हैं, लेकिन आपको फिर से दिक्कत ना हो जाए, आप रिवीजन करना भूल ना जाओ, इसलिए हम लोग ये सब लेक्चर ला रहे हैं। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।